हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज अपन पीडियाट्रिक डिस्कस करेंगे और पीडियाट्रिक्स के अंदर अपनी क्लास 7 है। इसके अंदर अपन नॉर्मल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड को डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को डिस्कस किया था और अब अपन डिस्कस करेंगे कि एक चाइल्ड है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे अपने को पता लगेगा कि उसकी नॉर्मल ग्रोथ है। या फिर अपन यूं कहें कि एक चाइल्ड की अपन स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें देखते हैं जिनको अपन नॉर्मल ग्रोथ के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, तो अपन नॉर्मल ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नॉर्मल ग्रोथ, इसको पॉइंट बाय पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। नॉर्मल ग्रोथ के अंदर सभी पार्ट्स को अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक एक पार्ट्स की अपन बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेन की, कि एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड के ब्रेन की अपन बात करते हैं कि उसकी ब्रेन की कैसे ग्रोथ होगी और किस टाइम उसकी कंप्लीट ग्रोथ अपने को देखने को मिलती है। क्लियर है? यहां पे अपन देखते हैं कि चाइल्ड का ब्रेन ग्रोथ की अपन बात करते हैं। एक चाइल्ड के ब्रेन की बात कर सकते हैं या फिर हेड की बात कर सकते हैं कि उसकी ग्रोथ किस टाइम कितनी होती है। ओके, तो जब वो एट बर्थ, जब वो जन्मता है, एक बच्चा एक मदर के वोम से, यूट्रस से बाहर आता है, तो एट बर्थ उसके अंदर देखते हैं कि उसका जो ब्रेन होता है, उसका हेड होता है, वो 65 से 70% ग्रोथ हुआ ही रहता है। ओके, यानी यूं कहे अपन कि एक चाइल्ड की हेड की या फिर ब्रेन की ग्रोथ होती है, वो 65 से 70% ग्रोथ है वो एट बर्थ ही हो चुकी होती है। फिर अपन बात करते हैं कि जो 15% ग्रोथ यानी 15 से 20% ग्रोथ यानी 90% ग्रोथ कब हो चुकी होती है? 2 साल का होता है तब तक। जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसकी 90% ग्रोथ है वो हो चुकी होती है। ओके, फिर अपन कंप्लीट एज की अपन बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10% ग्रोथ ही होती है उसके अंदर। देखो, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एज के बाद में ज्यादा होता है। यानी अपन एक तरीके से एज की बात करते हैं तो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होते हैं। बट ग्रोथ होती है वो एक निश्चित टाइम पीरियड तक होती है और उसके बाद रुक जाती है। फिर या फिर यूं कहें कि एक निश्चित टाइम पीरियड तक स्पीड बहुत ज्यादा रहती है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड है वो कम हो जाती है। क्लियर है? एक अपन सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग, पूरी कंप्लीट लाइफ तक चलने वाला प्रोसेस है। यानी 8 बर्थ से लेके कंप्लीट जब ओल्ड एज तक भी अपन बात कर सकते हैं या फिर उसकी कंप्लीट लाइफ तक बात कर सकते हैं, तब तक उसका डेवलपमेंट है वो होता रहता है। क्लियर है? बल्कि ग्रोथ होती है वो एक निश्चित टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद में रुक जाती है। और एक बार यूं कहे कि जब जन्म से लेके कुछ सालों तक उसकी स्पीड होती है वो काफी तेज होती है और उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाती है और उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर है? जिसको अपन आगे बात करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि किस एज में कितनी ग्रोथ होती है। तो अब आप समझ गए कि हेड और ब्रेन की ग्रोथ की अपन बात करते हैं तो 65 से 70% ग्रोथ है वो एट बर्थ हुई हुई रहती है उसकी, और 90% ग्रोथ कब हो जाती है उसकी? 2 ईयर तक। क्लियर है? अब अपन पॉइंट नंबर 2 बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसके अंदर बात करेंगे लिम्फोइड सिस्टम की, कि एक बच्चे का जो लिम्फोइड सिस्टम होता है वो कब डेवलप होता है? तो 4 से 8 साल की एज के अंदर। यानी अपन यूं कहे कि एक बच्चा होता है वो 4 से 8 साल तक का होता है, तब तक उसका कंप्लीटली लिम्फोइड सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है। यानी 8 पर तो उसकी ऑलमोस्ट जितनी ग्रोथ होती है वो लिम्फोइड सिस्टम की हुई हुई रहती है और 4 से 8 साल तक उसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। 4 से 8 साल बाद के अंदर उसके अंदर कोई लिम्फोइड सिस्टम के अंदर कोई डेवलपमेंट यानी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। क्लियर है? इसके बाद अपन नंबर 3 बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। क्लियर है? स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपनी जो हड्डियों का ढांचा होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, कंप्लीट बॉडी का बोन स्ट्रक्चर होता है। इसकी अपन बात करें तो एट बर्थ बहुत ही कम ग्रोथ रहती है, बट धीरे धीरे एज के साथ बढ़ती जाती है और ग्रोथ होती रहती है। बल्कि अपन एक कंप्लीट एज की बात करें या कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करें तो वो 18 से 22 ईयर यानी 18 से 22 साल तक उसकी कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी होती है। 18 से 22 साल बाद स्केलेटल सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट या ग्रोथ वहां पे दिखाई नहीं देती है। यानी एक निश्चित टाइम पीरियड तक जितनी ग्रोथ होनी होती है वो हो चुकी होती है। किस एज तक? 18 से 22 साल। हो सकता है वो 18 साल भी हो सकता है, 19, 20, 21, 22 कोई भी एज हो सकती है। यानी कुछ लोगों के अंदर स्केलेटल डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी हो जाता है,
कुछ लोगों में लेट होता है, थोड़ा डिले होता है। यदि जिनमें डिले होता है उनमें 22 ईयर तक हो सकता है, जिनमें जल्दी होता है, जिनमें अर्ली होता है उनमें 18 एज तक हो सकता है। क्लियर है? तो अपनी तीन चीजें हो चुकी है, ब्रेन, लिम्फोइड सिस्टम एंड स्केलेटल डेवलपमेंट। इनमें से एज इट इज इसी तरीके से एज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब अपन टीथ की बात करेंगे, यानी दांतों की बात करेंगे कि एक बच्चे के अंदर जो टीथ डेवलपमेंट होने होते हैं वो किस एज के अंदर टीथ का डेवलपमेंट होता है, फिर या फिर यूं कहेंगे इरुप्शन ऑफ टीथ कब होता है। इरुप्शन यानी उगना, इरुप्शन का मतलब होता है उगना या फिर बाहर निकलना, आना। एक बच्चे के दांत होते हैं वो किस किस एज तक आते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे जो बच्चे के दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। टीथ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी टीथ, एक होता है टेम्पोरेरी और एक होता है परमानेंट। क्लियर है? एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। इन दोनों को अपन डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो 6 मंथ की एज पे स्टार्ट होते हैं, 6 मंथ की एज के ऊपर आना स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? और 6 ईयर की एज तक कंप्लीट हो जाते हैं। और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये 6 ईयर की एज तक स्टार्ट होते हैं और 28 ईयर की एज तक आते हैं। यानी जो विजडम टीथ होती है वो लास्ट एज तक आती है, अदरवाइज तो 23, 23 ही आप मान सकते हैं कि 18, 19, 20 ईयर की एज तक कंप्लीट आ जाते हैं प्राइमरी टीथ। इसका थोड़ा जो वैल्यू होती है उसके अंदर काफी वेरिएशन दिखाई देता है, अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग। ओके, बल्कि ये जो वैल्यू होती है 6 ईयर के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं, वो फिक्स रहती है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेरी टीथ के बारे में। जो टेम्परेरी नाम से ही पता चल रहा है कि टेम्परेरी है, उसके लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाले हैं, टेम्परेरी टाइम के लिए है, कुछ टाइम के लिए है। इनको अपन डेसिडुएस भी बोल सकते हैं, यानी डेसिडेस भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं? डेसिडेस यानी होता है कुछ टाइम के बाद साइक्लिक रूप से गिर जाना। ओके, जैसे अपन एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद गिर जाएगी, उसके अंदर परमानेंटली नहीं है। या फिर अपन बोल सकते हैं डेसिडुएट का मतलब होता है कुछ टाइम के बाद में एक्सपेल हो जाना, बाहर निकल जाना, या फिर जिसका बाद में कोई यूज नहीं रहता हो, तो इसको अपन डेसिडेस भी बोलते हैं। क्लियर है? दो नाम हो गए। इसके बाद अपन इसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं? यानी वो दांत तब तक ही बच्चे में रहते हैं जब तक वो मदर फीड करता रहता है। ओके, जब तक वो मदर फीड करता है तब तक उसके मुंह में रहते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं, उसके बाद परमानेंटली टीथ आ जाते हैं। इसको अपन बेबी टीथ भी बोलते हैं। बेबी टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक ये बच्चा होता है, जब 6 साल तक का होता है, तब तक ये टीथ रहते हैं और उसके बाद में गिर जाते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो सिर्फ एक बेबी की जो एज होती है, जब बेबी वाली एज होती है, उसी टाइम ये टीथ रहते हैं, उसके बाद ये टीथ नहीं रहते हैं। ठीक है? इनको अपन प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। प्राइमरी यानी जो पहली बार आने वाले, जो फर्स्ट टाइम आने वाले, तो इसको अपन प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, इसका थ्योरेटिकली अपन बात करें कि टेम्परेरी टीथ होती है, इनकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ओके, यानी सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि इनका डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है। यानी जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं? दे डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो ऐसा है कि बच्चा एक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसके टीथ स्टार्ट नहीं होते हैं। जब वो एम्ब्रियो होता है, जब अपने मदर के पेट में होता है, जब यूट्रस के अंदर होता है, वो उसी टाइम उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी टीथ का डेवलपमेंट वहां पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? बल्कि ये बाहर कब आते हैं? इरुप्ट यानी होता है बाहर आना, इरुप्शन यानी होता है बाहर आना। तो जब इन दांतों का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके मसूड़ों में पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बल्कि वो बाहर कब आते हैं? बाहर आते हैं वो इन्फेंसी के अंदर। इन्फेंसी वाली एज कौन सी होती है? अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर। जब बच्चा 1 साल तक का होता है तब तक उसके दांत बाहर आ जाते हैं, अपने मसूड़ों से बाहर आ जाते हैं। बल्कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब बच्चे के अंदर टीथ का डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर या फिर एम्ब्रियोनिक एज के अंदर उसके दांतों का डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी होती है? यानी 8 वीक से लेके 8 वीक टू लेके 8 बर्थ, यानी 8 सप्ताह से लेके 8 बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। क्लियर है?
तो 8 वीक से ही उसके दांतों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है उसके मसोड़ों में, बल्कि वो इरुप्ट कब होते हैं, इन्फेंसी एज के अंदर वो इरुप्ट होते हैं। दे आर लॉस्ट एंड रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ। कुछ टाइम के बाद इनको लॉस कर दिया जाता है, ये हट जाते हैं और उसके जगह पे वहां पे परमानेंट टीथ है वो रिप्लेस हो जाते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि जहां पे ये दांत गिरेंगे उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह परमानेंट टीथ आएंगे, यानी एक तरीके से रिप्लेस होंगे, यानी उसी जगह को कवर करेंगे जिस जगह पे टेम्परेरी टीथ थे, वो दांत गिरने के बाद उसी जगह पे या तो परमानेंट टीथ उग जाएंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो सभी टीथ होते हैं वो सभी के सभी गिरते नहीं है, वो ही दोबारा परमानेंट टीथ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है, तो वो परमानेंट टीथ के अंदर कवर हो जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे, दे डेवलप स्टार्ट एट 6 वीक ऑफ टूथ डेवलपमेंट एज द डेंटल लेमिना। यानी अपन बात करते हैं कि इनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 8 वीक के ऊपर एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, बल्कि 6 वीक के ऊपर ही इनका स्टार्ट हो जाता है। जब 8 वो अपने यूटस के अंदर होता है, अपने मदर के पेट में होता है। अपन इंट्रा यूट्राइन लाइफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनका डेवलपमेंट अपन यदि बात करें कि दांतों का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, तो वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही हो जाता है। कब हो जाता है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? और इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जो दांतों का डेवलपमेंट होता है वो डेंटल लेमिना के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? लेमिना के रूप में होता है। डेंटल लेमिना, जो इसकी जड़ें होती है, जो इसका बेस होता है उसको अपन लेमिना बोलते हैं। इसको अंदर का जो पार्ट होता है उसको लेमिना बोलते हैं। जो अपन दांतों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब जीआईटी के अंदर, तो उसके अंदर लेमिना को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, वहां पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं अपन कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर होता है, और इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कब होता है? 6 वीक के ऊपर। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पूछा जाए तो 8 वीक से 8 बर्थ होता है, बल्कि 6 वीक के ऊपर ही इसका डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, और डेंटल लेमिना के रूप में स्टार्ट होता है। और उसके बाद बात करते हैं अपन कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनका कंप्लीट डेवलपमेंट या फिर इरुप्शन कब स्टार्ट होता है। इरुप्शन की बात करें तो इन्फेंसी एज के अंदर, यानी 1 ईयर की एज होती है उसकी, अप टू 1 ईयर की एज, तब तक उन दांतों का बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ये 6 ईयर की एज तक बाहर निकलते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ है वो वहां पे रिप्लेस हो जाते हैं। दे आर टोटल 25। ये टोटल कितने होते हैं? 20 टीथ होते हैं। सॉरी, 25 एंड 20, ये कितने होते हैं? 20 टीथ होते हैं। क्लियर है? जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। क्लियर? इसके बाद जो ये 20 होते हैं ये 5 पर क्वाड्रेंट होते हैं। अपन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरीके से, ये अपर जो है, ये लोअर जो है। क्लियर है? जो अपर जो होता है और लोअर जो होता है इनको अपन 4 क्वाड्रेंट में बांट देते हैं। क्लियर है? यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूं। ये अपर जो है, ये लोअर जो है। क्लियर है? इसको अपन 4 क्वाड्रेंट के अंदर बांट देते हैं। क्लियर है? इसको अपन इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट के अंदर बांट देते हैं, और जब 20 टीथ कंप्लीट होते हैं तो पर क्वाड्रेंट कितने होंगे? यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो पर क्वाड्रेंट कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। क्लियर है? 5 टीथ पर क्वाड्रेंट होते हैं। और यदि इसको अपन इस तरीके से बांटे, ये अपर जो है, ये लोअर जो है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, तो ऊपर वाला हो गया वो अपर आर्च हो गया, और नीचे वाले को अपन बोलेंगे लोअर आर्च। यदि इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पर आर्च कितने टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ, तो वहां पे आंसर होगा 10, यानी 10 टीथ पर आर्च होते हैं और 5 टीथ पर क्वाड्रेंट होते हैं। ये तो होता है टेम्परेरी का। और इसी तरीके से यदि परमानेंटली टीथ का पूछा जाए तो परमानेंट टीथ के अंदर ये अपना जो हो गया अपर एंड लोअर, इसके अंदर क्वाड्रेंट में बात करें तो 32 टीथ कंप्लीट होते हैं, तो इसमें 8 टीथ पर क्वाड्रेंट होते हैं। यदि परमानेंटली टीथ का अपन को पूछा जाए तो पर क्वाड्रेंट में कितने होते हैं? 8 टीथ होते हैं। और पर आर्च यदि इसके अंदर पूछा जाए तो पर आर्च में कितने होते हैं? 16 टीथ, यानी 16 टीथ पर आर्च होते हैं, और इसमें टेम्परेरी के अंदर 10 टीथ पर आर्च होते हैं। क्लियर है आपको? ओके। अब इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पे अपन नेक्स्ट बात करते हैं इरुप्ट टीथ एजिंग ऑफ प्राइमरी टीथ। यानी जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो प्राइमरी टीथ होते हैं, इनका एज क्या रहता है, यानी इनके इरुप्शन की एज की अपन बात करेंगे, क्योंकि जो 20 टीथ होते हैं
इन 20 टीथ को पर 5 पर क्वाड्रेंट होते हैं, यानी 5 टीथ पर क्वाड्रेंट में होते हैं। इनके अंदर कौन कौन सा टीथ होता है जो किस किस एज के अंदर आता है, क्लियर है? यानी अपन यहां पे थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्लियर है? ओके, ये थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर अपन ने 4 क्वाड्रेंट बना दिए, ओके, 4 क्वाड्रेंट बना दिए। इसके अंदर जो सबसे सेंटर के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं, क्लियर है? यहां पे सेंटर के अंदर इंसाइजर होते हैं। इस वाले टीथ को यहां पे होते हैं 2 इंसाइजर होते हैं, क्लियर है? ये होता है इंसाइजर, इसको अपन सेंट्रल इंसाइजर नाम बोलते हैं, क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रल इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर इसको बोलेंगे अपन, क्लियर? ये हो गया सेंट्रल इंसाइजर। और इसके 2 लेटरल साइड के अंदर टीथ होते हैं, दोनों साइड के अंदर अपन यहां पे बात करते हैं, 2 यहां लेटरल साइड के अंदर टीथ होते हैं, इनको अपन बोलते हैं लेटरल इंसाइजर। इनको क्या बोलेंगे? लेटरल इंसाइजर, इनको बोलेंगे लेटरल इंसाइजर बोलेंगे, क्लियर है? ये हो गए लेटरल इंसाइजर। तो यदि ये 2 हो गए तो इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं कि 4 तो कितने हो गए? सेंट्रल इंसाइजर हो गए। सेंट्रल इंसाइजर कितने हो गए? 4 टोटल। और लेटरल इंसाइजर कितने हो गए? 4 हो गए। तो 8 तो कंप्लीट हो गए। अब अपने को 20 और देखने हैं यहां पे। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर इंसाइजर के बाद कैनाइन की। जो कैनाइन होते हैं वो भी 4 रहते हैं, यानी यहां पे कौन से रहेंगे? कैनाइन रहेंगे, क्लियर? यहां पे कौन से है? कैनाइन है। इसको अपन एक दूसरे कलर से देखते हैं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है? ये है कैनाइन। ये दोनों कौन से हैं? कैनाइन। ये है कैनाइन टीथ। ये भी कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कैनाइन भी 4 हो गए, क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए? यहां पे 12 टीथ हो गए, यानी 4 4 4, तो 12 टीथ को कंप्लीट हो गए। अब इसकी अपन बाद में बात करेंगे तो इसके अंदर मोलर टीथ भी होते हैं। कैनाइन के बाद क्या होते हैं? मोलर टीथ होते हैं। यहां पे होते हैं मोलर, यानी मोलर टीथ होते हैं। तो मोलर भी कितने हो गए? चारों के अंदर 4 हो गए। इस तरीके से मोलर टीथ होते हैं। ये यहां पे कौन से रह गए? मोलर। एक तरीके से देखें तो ये मोलर टीथ हो गए, क्लियर? तो इसी तरीके से ये कितने हो गए? 20 हो गए, ठीक है? जिसके अंदर ये मोलर टीथ होते हैं और इसके अंदर सेकंड मोलर भी होते हैं, यानी मोलर कंप्लीट 8 रहते हैं। ये 4 मोलर टीथ हो गए। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और ड्रॉ करते हैं अपन यहां पे, यानी यहां पे कौन से रहते हैं? मोलर टीथ रहते हैं। जो ये तो मोलर हो गए और ये सेकंड मोलर होते हैं। ये होता है सेकंड मोलर, सेकंड मोलर। तो सेकंड मोलर भी कितने हो गए? 4 हो गए। और मोलर भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? यहां पे 20 टीथ हो गए। यानी जो सेंट्रल इंसाइजर थे, सेंट्रल इंसाइजर यहां पे होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर ये यहां पे हो गए और ये यहां पे हो गए टोटल। तो ये 4 सेंट्रल इंसाइजर हो गए। तो सेंट्रल इंसाइजर 4 हो गए। फिर उसके बाद में क्या है? लेटरल इंसाइजर है। तो लेटरल इंसाइजर कितने हुए? लेटरल इंसाइजर भी 4 हो गए। लेटरल इंसाइजर 4 हो गए। इसके बाद उसके बाद क्या आता है यहां पे? जो लेटरल इंसाइजर है, लेटरल इंसाइजर यहां तक हो गए। इस लेटरल इंसाइजर के बाद कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन है, कैनाइन भी 4 होते हैं। इसके बाद मोलर कितने होते हैं? मोलर भी 4 होते हैं। इसके बाद सेकंड मोलर कितने होते हैं? सेकंड मोलर भी 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 20 टीथ हो गए। ये 20 टीथ तो होते हैं जो टेम्परेरी टीथ बोला जाता है इनको, ओके? अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि कौन कौन से टीथ की कौन कौन सी एज होती है। देखो, यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा टीथ होता है इनमें से, यदि सबसे पहले इरुप्शन पूछा जाए कि सबसे पहले कौन से टीथ का इरुप्शन होता है, तो वो होता है सेंट्रल इंसाइजर। और सेंट्रल इंसाइजर के अंदर भी कौन सा? लोअर सेंट्रल इंसाइजर। जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है वो 6 मंथ की एज के अंदर इरुप्शन होता है इसका। कब होता है? 6 मंथ की एज के अंदर इसका इरुप्शन होता है। तो क्लियर है? इसके बाद अपन बात करें तो अपर सेंट्रल इंसाइजर का होता है 8 मंथ की एज के अंदर। यानी सबसे पहले जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर है ये वाला, इस लोअर सेंट्रल इंसाइजर का इरुप्शन होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कौन से का होता है? अपर सेंट्रल इंसाइजर का। यानी सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले आएंगे, जिनको अपन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी। बल्कि इसके अंदर जो लोअर जो है
या फिर लोअर आर्च है उसके टीथ पहले डेवलपमेंट होते हैं, यानी अपन कंप्लीट टीथ के डेवलपमेंट की भी यदि अपन बात करें तो जो लोअर जो होता है उसके टीथ पहले आते हैं, चाहे वो अपन टेम्परेरी की बात करें चाहे परमानेंट की बात करें। कोई किसी भी टाइप का या फिर किसी भी वैरायटी का जो टीथ होता है वो लोअर आर्च का टीथ होता है वो सबसे पहले आता है और उसके बाद आता है अपर आर्च के टीथ। क्लियर है? एक सेकेंड। ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे लेटरल इंसाइजर की। तो लेटरल इंसाइजर के अंदर जो अपर लेटरल इंसाइजर होते हैं वो कब आते हैं? 9 मंथ की एज के ऊपर, यानी 8 मंथ के बाद 9 मंथ की एज के ऊपर। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है टीथ, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां गया और फिर दोबारा नीचे नहीं आएगा, फिर लेटरल इंसाइजर हुआ, फिर यहां पे आया। ठीक है, एक तरीके से ग्राफ बन रहा है अपना, इस ग्राफ को अपन याद रखिएगा। इस तरीके से ग्राफ बन गया, फिर लोअर लेटरल इंसाइजर आ गया, उसके बाद फर्स्ट अपर इंसाइजर, जो इंसाइजर है अपर इंसाइजर, जो यहां पे फर्स्ट अपर इंसाइजर, उसके बाद आ गया लोअर इंसाइजर आ गए। फिर अपन बात करेंगे इसके केनाइन की बात करेंगे कि केनाइन कब आते हैं। तो केनाइन के अंदर जो अपर केनाइन होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। ठीक है, अपर केनाइन के बाद कौन से आगे? लोअर केनाइन वाले आएंगे यहाँ पे। और केनाइन आते कब है? जब जो केनाइन टीथ होती है वो 16 मंथ की एज के ऊपर अपर वाले आएंगे और 17 मंथ की एज के ऊपर लोअर वाले केनाइन आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मोलर की अपन बात करें तो 23 से 31 मंथ लगते हैं। इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है कि 23 महीने से लेके 31 मंथ तक कभी भी आ सकते हैं, और ऐसा भी फिक्स नहीं है कि अपर वाला पहले आएगा या लोअर वाला आएगा, कोई सा भी आ सकता है, बल्कि 23 से लेके 31 मंथ तक। ओके, यानी 2.5 से 3 साल की एज के ऊपर अपन बात कर सकते हैं। ओके, या फिर 2 से 3 साल या 2.5 से 3 साल की एज के ऊपर कंप्लीटली ये टीथ है वो डेवलप होते हैं। ओके, तो ये था अपना टेम्परेरी टीथ का इरूप्शन। इसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ओके, यहां पे बात करेंगे फॉल आउट टीथिंग एज ऑफ प्राइमरी टीथ। जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो कब गिरते हैं, फॉल कब होते हैं, यानी वहां से हट कब जाते हैं, इनकी हटने की एज क्या है, यानी या तो वो गिर जाएंगे या फिर वो रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, या तो टीथ गिर जाएंगे या फिर वो रिप्लेस हो जाएंगे परमानेंट टीथ के अंदर। अब वो कैसे रिप्लेस होते हैं और किस एज के अंदर होते हैं? देखो, सबसे पहले यदि आने वाले टीथ थे तो वो कौन से थे? वहां पे सेंट्रल इंसाइजर। क्लियर है? और यहां पे फॉल आउट होने वाले भी टीथ कौन से हैं? सेंट्रल इंसाइजर। क्लियर है? अब वहां पे उसकी जो एज थी वो 6 मंथ थी, 6 मंथ के ऊपर सबसे पहले जो टीथ आ रहे थे वो सेंट्रल इंसाइजर थे, और 6 से 7 साल की एज के अंदर सबसे पहले जो गिरने वाले टीथ है, जो फॉल आउट होने वाले टीथ है, वो भी कौन से? सेंट्रल इंसाइजर है। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करेंगे लेटरल इंसाइजर की। जो लेटरल इंसाइजर होते हैं वो 7 से 8 साल के ऊपर गिरते हैं, यानी सेंट्रल इंसाइजर के बाद आने वाले भी कौन से थे? लेटरल इंसाइजर थे, और गिरने वाले भी कौन से? लेटरल इंसाइजर है सेकंड नंबर पे। उसके बाद बात कर देंगे फर्स्ट मोलर की। जो फर्स्ट मोलर होते हैं वो 9 से 11 साल की एज के ऊपर फॉल आउट होते हैं। उसके बाद केनाइन है वो कब होते हैं? 10 से 12 साल की एज के ऊपर फॉल आउट होते हैं। इसके बाद सेकंड मोलर की अपन बात करें तो 10 से 12 ईयर के ऊपर फॉल आउट होते हैं। क्लियर है? तो एक तरीके से ये एज है वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता जाता है वैसे वैसे एज बढ़ती जाती है। बल्कि जिस तरीके से इरुप्शन हुआ था, यदि इनका कर्म याद करने की कोई बात आती है तो जैसे जैसे इरुप्शन हुआ था वैसे वैसे ही इनकी फॉल आउट होने की एज है। बल्कि कुल मिला के अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि जब अपन टेम्परेरी टीथ की अपन बात करते हैं, टेम्पोरेरी टीथ की बात करते हैं, तो यहां पे 5 तरह के टीथ अपने को याद रखने की जरूरत है। यानी यहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही तरह के टीथ होते हैं। सबसे पहले इरुप्शन की बात करते हैं तो यहां पे सेंट्रल इंसाइजर होते हैं। क्लियर है? कौन से होते हैं? सेंट्रल इंसाइजर होते हैं। और उसके बाद अपन बात करते हैं तो लेटरल इंसाइजर, उसके बाद लेटरल इंसाइजर। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करेंगे लेटरल इंसाइजर के बाद तो फर्स्ट मोलर होते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे कौन से होते हैं? फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर भी बोल सकते हैं इनको, और इनको अपन सिर्फ मोलर नाम भी दे सकते हैं। ओके, इनको सिर्फ मोलर भी बोला जा सकता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं केनाइन। उसके बाद डेवलप होने वाले भी केनाइन होते हैं, यानी इरुप्शन होने वाले भी केनाइन होते हैं, और फॉल आउट होने वाले भी वहां पे केनाइन ही होते हैं। फिर नंबर 5 की अपन बात करते हैं तो वहां पे होते हैं सेकंड मोलर। सेकंड मोलर होते हैं। क्लियर है?
यही इनका इरुप्शन का जो क्रम रहता है और यही इनका फॉल आउट होने का क्रम रहता है। क्लियर, अंडरस्टैंड। अब अपन टोटल टीथ की बात करेंगे, परमानेंटली टीथ, वो वैसे तो मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी बता दिया था, पर टोटल कितने होते हैं, 20 होते हैं। और होते कैसे कैसे हैं उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल इंसाइजर 4 होते हैं, जिनमें से पर क्वाड्रेंट 1 होता है। पर क्वाड्रेंट यदि सेंट्रल इंसाइजर का पूछा जाए तो 1 होता है। पर आर्च यदि पूछा जाए तो पर आर्च कितना होता है, 2 होते हैं। टोटल पूछा जाए तो 4 होते हैं। उसी तरीके से लेटरल इंसाइजर कितने होते हैं, लेटरल इंसाइजर भी 4 होते हैं। इसके बाद फर्स्ट मोलर पूछा जाए तो फर्स्ट मोलर भी 4 होते हैं, कैनाइन भी 4 होते हैं। और सेकंड मोलर कितने होते हैं, सेकंड मोलर भी 4 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये 20 होते हैं। 4 8 12 16 एंड 20, टोटल 20 टीथ होते हैं। जो टेम्पररी टीथ होते हैं, जिनको अपन प्राइमरी टीथ भी बोल सकते हैं, जिनको मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं, जिनको डेसिडुअल टीथ भी बोल सकते हैं, क्लियर है, जिनको अपन बेबी टीथ भी बोल सकते हैं। ये इतने 5 तरह के नाम है, इनमें से किसी भी नाम से पूछा जाता है तो वो सभी यही होते हैं। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे परमानेंट टीथ के बारे में। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे परमानेंट टीथ के बारे में कि परमानेंट टीथ कब स्टार्ट होते हैं, कब आना स्टार्ट होते हैं। अपन एक तरीके से यूं कहें कि जब परमानेंट टीथ, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, वो जब गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तभी ये आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है। जब टेम्परेरी टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं तभी परमानेंट टीथ वहां आना स्टार्ट हो जाते हैं। इनका एपीयर होने की अपन एज की बात करें तो 6 से 8 साल की एज के अंदर ये एपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उगना स्टार्ट हो जाते हैं 6 से 8 साल की एज के अंदर। और इसी 6 से 8 साल की एज के अंदर जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो वहां पे गिर जाते हैं। ओके। फिर अपन बात करते हैं यदि कंप्लीट सेट कब बनता है। ये तो स्टार्ट में है, ये स्टार्टिंग एज है। जैसे उसकी अपन टेम्परेरी टीथ की स्टार्टिंग एज की अपन बात की थी, टेम्पोरेरी की बात की थी अपन ने। तो टेम्परेरी का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट की अपन बात करते हैं तो 6 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, इंट्रायूट्राइन लाइफ। क्लियर है। इसके बाद अपन डेवलपमेंट हो गया, इसका इरूप्शन कब होता है, इसका इरूप्शन कब होता है, इसके इरूप्शन की अपन बात करेंगे तो इन्फेंसी एज के अंदर, इन्फेंसी एज के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ये भी क्लियर है। फिर अपन इसके फॉल आउट होने की अपन बात करेंगे कि ये फॉल आउट कब होते हैं। तो फॉल आउट होने की एज कितनी होती है, 6 ईयर, यानी 6 ईयर की एज के अंदर ये फॉल आउट हो जाते हैं। क्लियर है। तो जैसे ये टेम्परेरी टीथ थे उसी तरीके से परमानेंट टीथ की बात करेंगे तो ये एपीयर होना स्टार्ट कब हो जाते हैं या फिर इरुप्शन होना स्टार्ट कब हो जाता है इनका, 6 से 8 साल की एज के अंदर। और एक कंप्लीट सेट कब बन जाता है, ये कंप्लीट सेट बन जाता है 18 से 20 साल की एज के अंदर। क्लियर है। अब 18 से 20 साल में बन गए, ये तो फॉल आउट होते नहीं है क्योंकि इनको तो फॉल आउट होना नहीं है क्योंकि ये परमानेंट टीथ है। क्लियर। अब अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में, एक एक की अपन एज को देखते हैं किस किस एज के अंदर कौन सा टीथ डेवलप होता है। टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। टोटल परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं, जिनमें से सेंट्रल इंसाइजर कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो टेम्परेरी वाले भी कितने थे, सेंट्रल इंसाइजर 4 ही थे, और ये भी कितने 4 है, जिनके अंदर 2 पर जो बोल सकते हैं, 2 पर जो बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको 1 पर क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, इनको अपन 1 पर क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, अपन इसको 2 पर जो भी बोल सकते हैं और 1 पर क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, या फिर 2 पर जो की जगह 2 पर आर्च भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन 2 पर आर्च भी बोल सकते हैं। क्लियर है, किसी भी तरीके से बोल दो। इसके बाद अपन सेंट्रल इंसाइजर होते हैं, वो 4 होते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे, फ्रंटल टीथ बोलते हैं। क्लियर है, जिनको अपन फ्रंटल टीथ बोलते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये यहाँ पे लेटरल इंसाइजर आएगा। क्लियर है, यहाँ पे आप लेटरल इंसाइजर लिख लीजिएगा। जो सेंट्रल इंसाइजर होते हैं इनको अपन फ्रंट टीथ भी बोलते हैं। क्लियर, इसको अपन फ्रंट टीथ भी बोलते हैं। फ्रंट टीथ क्यों बोलते हैं, क्यों सबसे सामने कौन सा आता है, सबसे सामने कौन से होते हैं, ये कौन से है, सेंट्रल इंसाइजर, नीचे से भी सेंट्रल इंसाइजर।
तो सेंट्रल इंसाइजर यदि सामने होते हैं तो इनको फ्रंट टीथ बोलेंगे, यानी 4 क्वाड्रेंट में अपन ने बांट दिया इसको। तो यहाँ पे कौन सा है सेंट्रल इंसाइजर, ये दोनों सेंट्रल इंसाइजर। बिल्कुल सामने टीथ कौन से है, सामने से है। यदि कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले टीथ टूटने के जो चांस किसके होते हैं, सेंट्रल इंसाइजर के। इसीलिए इसको फ्रंटल टीथ बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्रंट टीथ किसको बोला जाता है, सेंट्रल इंसाइजर को बोला जाता है। इसके बाद अपन लेटरल इंसाइजर की बात करेंगे। ये भी कितने होते हैं, 4। टोटल कितने होते हैं, 4। और अपन बात करेंगे तो 2 पर जो बोल सकते हैं इसको, 2 पर आर्स भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 1 पर क्वाड्रेंट बोला जा सकता है, क्योंकि एक क्वाड्रेंट के अंदर एक एक है। क्लियर है, तो ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद अपन कैनाइन की बात करेंगे। कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये भी 2 पर जो होते हैं, 2 पर आर्च इनको बोला जा सकता है, या फिर अपन यूं कहे कि इसको 1 पर क्वाड्रेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि पर क्वाड्रेंट के अंदर कैनाइन भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसके बाद कौन से आते हैं, यहाँ पे सेंट्रल इंसाइजर आ गया, ये लेटरल इंसाइजर आ गया, इसके बाद कैनाइन आ गया। इसके बाद कौन सा आता है, प्रीमोलर आता है। ठीक है, इससे पहले वाले में अपन ने देखा था टेम्परेरी के अंदर, उसमें 2 ही थे। एक तो था फर्स्ट मोलर, दूसरा था सेकंड मोलर, बल्कि यहाँ पे एक और क्या आ गया, प्रीमोलर। क्लियर है, प्रीमोलर। तो जो 20 टीथ थे उनमें से सीधे सीधे यहाँ पे प्रीमोलर होते वो 2-2 होते, तो 8 टीथ बढ़ गए। क्लियर है, 20 तो वो फिक्स थे ही थे, इसके अंदर 8 कौन से हो गए, 8 प्रीमोलर बढ़ गए यहाँ पे। क्लियर है, 8 कौन से हो गए यहाँ पे, प्रीमोलर हो गए। क्लियर है, इसके बाद अपन बात करते हैं प्रीमोलर के बाद फिर सेकंड मोलर। सेकंड मोलर कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ओके, पहले फर्स्ट मोलर की बात करते हैं और प्रीमोलर की बात करते हैं। तो प्रीमोलर 8 है, जिनमें से 4 पर जो बोलेंगे इसको, इसके अंदर 2 पर जो नहीं होंगे। ये कितने होंगे, इसके अंदर 4 पर जो बोलेंगे, या फिर इसको अपन ऐसा बोलेंगे कि 2 पर क्वाड्रेंट बोल सकते हैं इसको, 2 पर क्वाड्रेंट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, 2 पर क्वाड्रेंट बोल सकते हैं, या फिर 4 पर आर्च बोल सकते हैं, पर आर्च बोल सकते हैं। क्लियर है, किसी भी तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको 4 पर आर्च बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके फर्स्ट मोलर की। तो ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिनमें से 2 पर जो होते हैं, जिनमें से 2 पर आर्च होते हैं, पर आर्च इसको बोला जा सकता है, या फिर 1 पर क्वाड्रेंट इसको बोला जा सकता है। क्लियर है, बल्कि जो फर्स्ट मोलर होते हैं इनका एक नाम और होता है, इनको अपन बैक टीथ बोलते हैं। बैक टीथ क्यों बोला जाता है, क्योंकि जस्ट घूम के जस्ट पीछे वाली साइड में होते हैं। ठीक है, ये कहां होते हैं, जस्ट पीछे वाली साइड में होते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट मोलर बोला जा सकता है। जैसे उसी तरीके से लेटरल इंसाइजर को अपन ने क्या बोला था, साइड फ्रंट टीथ बोला था, इसको फ्रंट टीथ बोला था। साइड फ्रंट टीथ का क्या मतलब है, फ्रंट वाले के साइड में। देखो साइड फ्रंट टीथ, फ्रंट के जो साइड में हो, और फ्रंट वाले कौन से, सेंट्रल इंसाइजर। और सेंट्रल इंसाइजर के जस्ट साइड वाले टीथ है, उनको अपन ने क्या बोल दिया, इसको लेटरल इंसाइजर अपन ने बोल दिया। इसके बाद जो सेकंड मोलर है वो 4 होते हैं टोटल, 2 पर जो होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसको 2 पर आर्च होते हैं, या फिर 1 पर क्वाड्रेंट होता है। इसके बाद अपन सेंट्रल इंसाइजर की अपन बात करेंगे। ओके, इसके अंदर बात करेंगे तो इसको अपन विजडम टीथ भी बोलते हैं। क्लियर है, ये कौन सा होता है, विजडम टीथ भी होता है, जो टोटल 4 होते हैं, जिनमें से 2 पर जो होते हैं, कितने होते हैं, 2 पर जो होते हैं, जिनको अपन विजडम टीथ बोलते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 28 होते हैं। क्लियर है, कितने होते हैं, 28 होते हैं। और ये जो 8 जो टेम्परेरी वाले के साथ में जो पल्स हुए हैं वो कौन से हैं, ये प्रीमोलर हो गए हैं। यानी प्रीमोलर यहाँ पे 2 पर क्वाड्रेंट और आ गए हैं, या फिर 4 पर आर्च और आ गए हैं, या फिर 4 पर जो और आ गए हैं। यानी टोटल के टोटल ये वाले टीथ है इसमें एक्स्ट्रा आ गए हैं। क्लियर है, इसके बाद अपन बोलेंगे 28 टीथ परमानेंट टीथ ऑलरेडी इरुप्टेड बाय एज ऑफ 13 ईयर। जो टोटल 28 टीथ की अपन बात कर रहे हैं, ये किस एज तक आ जाते हैं, 13 एज तक आ जाते हैं। टोटल होते तो 32 है, ठीक है, टोटल 32 होते, बल्कि इसके अपन 28 की बात कर रहे हैं। यानी सिर्फ आपको ये 8 याद रह जाए इसलिए, बल्कि अपन एक देखें कि जो 20 टीथ होते हैं वो कब आ जाते हैं, 20 टीथ आने की जो एज होती है वो होती है 6 ईयर। क्लियर है, 28 टीथ आने की एज कौन सी होती है, 13 ईयर।
यानी 13 साल तक 28 टीथ आ जाते हैं। इसके बाद कंप्लीट 32 की अपन बात करेंगे तो 32 कब आ जाते हैं? कंप्लीट के कंप्लीट आ जाते हैं 18 से 22 साल, यानी 18 से 22 साल या फिर 25 साल तक की एज तक ये कंप्लीट 32 टीथ है वो डेवलप हो जाते हैं। बल्कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पहले भी आया हुआ है और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 28 टीथ होते हैं वो कब आ जाते हैं? तो वो 13 ईयर की एज के ऊपर, यानी 13 साल की उम्र के अंदर 28 टीथ कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? जो विजडम टीथ होता है वो बिगन टू अपीयर एज ऑफ 17 से 21 ईयर। जो विजडम टीथ जिसको अपन अकल दाढ़ भी बोलते हैं, ये कब आती है? 17 से 21 साल के ऊपर। इसके भी एग्जाम के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये परमानेंट टीथ है वो किस किस नाम से होते हैं, किस एज के अंदर आते हैं, वो यहाँ पे था। अब अपन एक एक स्पेशल टीथ को समझेंगे परमानेंट वाले को। क्लियर? कि कौन कौन सी एज के अंदर कौन कौन सा टीथ है वो डेवलप होता है। क्लियर है? परमानेंट टीथ है उनके इरुप्शन की एज को अपन डिस्कस करेंगे। जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है वो कब आता है? 6 से 7 साल की एज के अंदर आता है। 6 से 7 साल के अंदर जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है वो आता है। और जब अपन टेम्परेरी की बात कर रहे थे तो वहां पे भी कौन सा था? लोअर सेंट्रल इंसाइजर था। जब अपन टेम्पोरेरी की बात कर रहे थे, जब अपन डेसिडुएट टीथ की बात कर रहे थे, जब अपन मिल्क टीथ की अपन बात कर रहे थे, जब अपन बेबी टीथ की बात कर रहे थे, उस टाइम क्या था? कौन से टीथ आ रहे थे? लोअर सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले। कौन से आ रहे थे? लोअर सेंट्रल इंसाइजर आ रहे थे। और लोअर सेंट्रल इंसाइजर की एज क्या थी वहां पे आने की? 6 मंथ। क्लियर है? कौन सी थी? 6 मंथ, यानी इन्फेंसी एज के अंदर 6 मंथ के ऊपर आ रहे थे। क्लियर? और ये कब आते हैं? ये भी 6 से 7 साल की वो मंथ थे। और ये क्या है? ये ईयर है। क्लियर? इसके बाद उसमें भी क्या था? लोअर सेंट्रल इंसाइजर से अपर सेंट्रल इंसाइजर की बात कर रहे थे। वहां किस में जा रहे थे? अपर सेंट्रल इंसाइजर के अंदर। यहां पे भी अपर सेंट्रल इंसाइजर आते हैं। यानी जो टेम्परेरी या परमानेंट किसी भी अपन टीथ की अपन बात करें तो जो सबसे पहले आने वाले जो टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं? लोअर जो के टीथ, लोअर आर्च के टीथ बोल सकते हैं, लोअर जो के टीथ बोल सकते हैं, जो सबसे पहले इरुप्ट होते हैं। और जब टेम्परेरी टीथ की अपन बात करें तो जो सबसे पहले फॉल आउट होने की टीथ की भी बात करते हैं तो वो भी लोअर जो के ही होते हैं। ओके? और इसके साथ ही साथ सेंट्रल इंसाइजर सबसे पहले आते हैं, चाहे वो टेम्परेरी की बात हो चाहे वो परमानेंट टीथ की बात हो। ये भी क्लियर है? इसके बाद अपन लेटरल इंसाइजर की बात करते हैं, क्योंकि टेम्परेरी में भी सबसे पहले यही आते हैं और परमानेंट के अंदर भी यही आते हैं। बल्कि उसमें भी कौन से? लोअर लेटरल इंसाइजर इसमें पहले आ रहे हैं। उसके अंदर कौन से थे? अपर लेटरल इंसाइजर पहले आ रहे थे। देखो उसके अंदर जो ग्राफ था वो इस तरीके से गया था। ये कौन से है? ये सेंट्रल इंसाइजर है। ये कौन से है? ये लेटरल इंसाइजर है। उसके अंदर जो ग्राफ था वो ऐसे चला था। लोअर सेंट्रल इंसाइजर से अपर सेंट्रल इंसाइजर की तरफ गए, फिर अपर लेटरल इंसाइजर की तरफ जाके फिर लोअर लेटरल इंसाइजर की तरफ आया था। बल्कि इसके अंदर जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है? इसके अंदर जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है? वो इस तरीके से जाके ऐसे जा रहा है। क्लियर है? आप समझ गए? फिर अपन लेटरल इंसाइजर की बात करेंगे, अपर लेटरल इंसाइजर की। तो अपर लेटरल इंसाइजर कब होंगे? 8 से 9 साल की एज के अंदर। यानी इसने बोला कि लेटरल इंसाइजर को अपर वाले को बाद में, ठीक है, अपर वाले को बाद में, पहले लोअर वाले के पास आना है फिर अपर वाले के पास जाना है। इसलिए यहाँ पे ग्राफ चेंज हो गया है। इस ग्राफ को जरूर याद करिएगा, इसके कारण से काफी बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे लोअर कैनाइन की। तो लोअर कैनाइन हर बार नीचे वाले जबड़े के सबसे पहले आ रहे हैं, लोअर कैनाइन भी सबसे पहले आ रहे हैं। तो 9 से 10 साल की एज के अंदर ये इरुप्ट हो रहे हैं। इसके बाद अपर कैनाइन की अपन बात करेंगे। अपर कैनाइन कब आ रहे हैं? 11 से 12 साल की उम्र के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद लोअर फर्स्ट प्रीमोलर की बात करेंगे। लोअर फर्स्ट प्रीमोलर कब आएंगे? प्रीमोलर 10 से 12 साल की एज के अंदर आएंगे। पर आएंगे कौन से? वो भी नीचे वाले जबड़े के। यानी अपन यूं बोल सकते हैं कि परमानेंट टीथ है उसमें से सारे के सारे जो टीथ है वो कंप्लीटली की कंप्लीट टीथ है वो लोअर जो के सबसे पहले आते हैं, लोअर आर्च के सबसे पहले आते हैं। क्लियर है? इसके बाद लोअर सेकंड प्रीमोलर की अपन बात करेंगे। तो सेकंड प्रीमोलर 11 से 12 साल की एज के ऊपर आते हैं। लोअर वाले जबड़े के आ रहे हैं ये भी क्लियर है। इसके बाद अपन बात करेंगे अपर फर्स्ट प्रीमोलर की बात करेंगे अपन। अपर फर्स्ट प्रीमोलर कब आते हैं?
यहाँ पे अपर फर्स्ट प्रीमोलर कब आएंगे, वो 10 से 11 साल की एज के ऊपर आएंगे, क्योंकि लोअर फर्स्ट प्रीमोलर तो आ चुके थे, लोअर फर्स्ट प्रीमोलर अपन देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोअर सेकंड प्रीमोलर और ये अपर फर्स्ट प्रीमोलर है, जो कब आ रहे हैं, 10 से 11 साल की एज के ऊपर आ रहे हैं। क्लियर है? एक सेकेंड, ओके, आ चुके। क्लियर है? तो अपर फर्स्ट प्रीमोलर कब आ रहे हैं, 10 से 11 साल की एज के ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद अपर सेकंड प्रीमोलर कब आ रहे हैं, वो 10 से 12 साल की एज के ऊपर आ रहे हैं। यानी लोअर वाले पहले आ चुके हैं, यानी फर्स्ट प्रीमोलर भी और सेकंड प्रीमोलर भी। क्योंकि यहां पे मैंने बताया था कि जो टोटल जो टेम्परेरी टीथ थे वो कितने थे, 20 थे। अब इसके अंदर प्रीमोलर कितने आ गए, 8 आ गए। 8 क्या है, प्रीमोलर है। और इसके बाद कितने बन गए, यहाँ पे 28 बन गए। बल्कि जो प्रीमोलर है, यानी सारे के सारे टीथ होते हैं, जितने भी तरह के टीथ होते हैं, जितनी भी इनकी वेराइटीज होती है, वो 1 पर क्वाड्रेंट होते हैं, 1 पर क्वाड्रेंट होते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। किसको? एक्सेप्ट प्रीमोलर, एक्सेप्ट प्रीमोलर। और प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर 2 पर क्वाड्रेंट होते हैं, 2 पर क्वाड्रेंट। क्लियर है? या फिर अपन थोड़ा यूं बोले कि जो प्रीमोलर होते हैं वो 4 पर आर्च होते हैं, यानी जो सभी के सभी टीथ होते हैं वो 2 पर आर्च होते हैं, 2 पर आर्च बोल सकते हैं जिनको, या फिर 2 पर जो होते हैं, 2 पर जो होते हैं। एक्सेप्ट प्रीमोलर। और प्रीमोलर कितने होते हैं, ये प्रीमोलर होते हैं वो 4 पर आर्च होते हैं। क्लियर है? तो अपन यूं बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी दांतों की टीथ की कौन सी वेराइटीज होती है जो मुंह के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी जो संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो प्रीमोलर होते हैं। क्लियर है? जो प्रीमोलर होते हैं, जो 8 होते हैं, इनको अपन 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है फर्स्ट प्रीमोलर, एक होता है सेकंड प्रीमोलर। एक कौन सा होता है, फर्स्ट प्रीमोलर होता है, एक होता है फर्स्ट प्रीमोलर, और सेकंड वाला होता है, दूसरा होता है सेकंड प्रीमोलर। यह होता है सेकंड प्रीमोलर। तो यह भी क्लियर है आपको? तो प्रीमोलर है, इनको भी अपन ने बांट दिए। ठीक है? इनकी भी एज है वो इरुप्शन की, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर अपन बात करेंगे लोअर फर्स्ट मोलर की। जो लोअर फर्स्ट मोलर होते हैं उसकी एज क्या है, 6 से 7 साल की एज के अंदर आते हैं। फिर अपन अपर फर्स्ट मोलर की बात करेंगे तो ये भी 6 से 7 साल के अंदर आते हैं, बल्कि दोनों एक ही एज में आते हैं। फिर भी लोअर वाले को पहले पढ़ते हैं अपन, क्यों? क्योंकि परमानेंट टीथ के सारे टीथ लोअर जो के सबसे पहले आते हैं। फिर लोअर सेकंड प्रीमोलर की, सेकंड मोलर की अपन बात करते हैं तो 11 से 13 साल की एज के अंदर आते हैं। फिर अपन अपर सेकंड मोलर की बात करेंगे, अपर सेकंड मोलर होते हैं वो 12 से 13 साल की एज के अंदर आते हैं। इसके बाद लोअर थर्ड मोलर की बात करेंगे तो ये 13 से 21 ईयर की एज के अंदर आते हैं। जो लोअर थर्ड मोलर होते हैं इसी को अपन विजडम टीथ बोलते हैं। क्लियर है? इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है? क्लियरली? अब अपन एक टीथ का फॉर्मूला देखेंगे, इन दांतों को याद रखने का क्या तरीका हो सकता है, या किस फॉर्मूले के थ्रू अपने को याद रह सकते हैं, जिनको अपन एक बार यूं बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये टीथ का फॉर्मूला है। क्लियर है? ये क्या है, ये टीथ का फॉर्मूला है, इसको अपन याद रख सकते हैं। सबसे पहले अपन टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद परमानेंट टीथ का फॉर्मूला देखेंगे। जो टेम्परेरी टीथ थे उसमें अपन ने 4 तरह के टीथ देखे थे, जो मैंने आपको भी पहले भी बताया है। जो सबसे पहले वाले होते हैं वो होते हैं इंसाइजर, और दूसरे वाले होते हैं इंसाइजर 2 तरह के होते हैं, एक सेंट्रल इंसाइजर, एक लेटरल इंसाइजर। ठीक है? क्लियर है? बल्कि इन इंसाइजर को अपन एक ही साथ पढ़ते हैं। ठीक है? एक ही साथ पढ़ते हैं इंसाइजर, जो सेंट्रल और लेटरल को छोड़िए, अपन सिर्फ इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन और थर्ड होता है मोलर। यानी 3 ही तरह के दांत होते हैं। अब मोलर में भी वैसे वहां पे फर्स्ट मोलर भी होता है, सेकंड मोलर भी होता है, और बट केनाइन होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं। यानी जो इंसाइजर होते हैं वो 2 होते हैं,
एक होता है सेंट्रल, एक होता है लेटरल, एक होता है लेटरल। जो मोलर होते हैं वो भी इसमें दो होते हैं, एक होता है फर्स्ट मोलर, दूसरा होता है सेकंड मोलर। क्लियर? दूसरा होता है सेकंड मोलर। यहां पे मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझा के बताऊं, यानी एक तो होता है इंसाइजर, इंसाइजर जो दो तरह के हो जाते हैं, एक होता है सेंट्रल, क्लियर है, एक होता है लेटरल, एक होता है लेटरल। सेंट्रल इंसाइजर हो गए और लेटरल इंसाइजर हो गए। फिर अपन बात करेंगे कैनाइन की, कैनाइन, और इसके बाद अपन बात करेंगे मोलर की। ये होते हैं मोलर। तो मोलर इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट मोलर और दूसरा होता है सेकंड मोलर। क्लियर? यदि इसके अंदर अपन बात करें कि टोटल टीथ की बात करें तो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 हो जाते हैं पर क्वाड्रेंट। यदि टाइप्स की बात करें, इनकी वेराइटीज की बात करें तो कितने तरह की होती है? 3, 1, 2 एंड 3। इनकी अपन संख्या की अपन बात करेंगे तो इंसाइजर कितने होंगे पर क्वाड्रेंट? 2। कैनाइन कितने हो गए? 1। मोलर कितने हो गए? 2। क्लियर है? 2, 1, 2। ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्लियर? ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। अपन 2, 1, 2 अपॉन 2, 1, 2, 2, 1, 2 अपर वाले जो के है, 2, 1, 2 नीचे वाले के क्वाड्रेंट के है, और क्वाड्रेंट यदि 4 है तो इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2 एंड 2, 1, 2। क्लियर है? इनको अपन यदि जोड़ देते हैं तो टोटल टीथ कितने हो गए? 20 हो गए। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या हो गया? 2, 1, 2 यानी 212। 212 से अपन याद रख सकते हैं कि टोटल 20 टीथ कैसे होते हैं। क्लियर है? यानी दो का मींस दो इंसाइजर होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल इंसाइजर एक होता है, लेटरल इंसाइजर एक होता है। पर क्वाड्रेंट की अपन यहां पे बात कर रहे हैं। जो ये 2, 1, 2 है ये पर क्वाड्रेंट है, और जब 4 क्वाड्रेंट हो गए तो 500 के 20, टोटल 20 टीथ हो गए। क्लियर है? यदि कैनाइन की बात करते हैं तो 1 का मतलब सिर्फ कैनाइन एक ही होता है। फिर अपन सेकंड की बात, फर्स्ट और सेकंड जो मोलर होते हैं, इस मोलर की बात करें तो कितने हो गए? फर्स्ट और सेकंड मिला के 2 हो गए। तो 2, 1, 2 इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अब अपन बात करेंगे परमानेंट टीथ की। क्लियर है? परमानेंट टीथ की अपन यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे उनके अलावा एक चीज और आ गई, वो क्या आ गई? प्रीमोलर। 3 तो वो सेम टू सेम है, बल्कि यहां पे क्या आ गया? यहां पे प्रीमोलर आ गया। तो 2 तो यहां पे प्रीमोलर बढ़ गए। ओके, क्लियर है? यहां पे क्या बढ़ गए? 2 तो यहां पे प्रीमोलर हो गए। एक मिनट आपको यहां पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ओके, यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। क्लियर है? ओके, यहां पे करते हैं अपन दोबारा परमानेंट टीथ को देखते हैं। वो अपन ने टेम्परेरी देख लिया है। ओके, अब अपन क्या देखेंगे? परमानेंट टीथ को देखेंगे। परमानेंट टीथ के अंदर 4 टाइप के या फिर 4 वेराइटीज के टीथ होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंसाइजर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इंसाइजर की। इंसाइजर कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है सेंट्रल, दूसरा होता है लेटरल। क्लियर? और इंसाइजर के बाद वही अपना कैनाइन। कैनाइन कितना होता है? एक ही होता है, इसकी कोई टाइप नहीं होते हैं। एक होता है कैनाइन। इसके बाद अपन बात करते हैं तो क्या होता है? मोलर, जिसके अंदर मोलर पर की यहां पे एक चीज और आ गई है, वो है प्रीमोलर। क्या आ गया? प्रीमोलर। यहां पे प्रीमोलर और आ गए। ठीक है? और प्रीमोलर भी 2 तरह के हैं यहां पे। फर्स्ट प्रीमोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, और दूसरा होता है सेकंड प्रीमोलर। सेकंड प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर हो गया। तो प्रीमोलर भी हो गए, क्योंकि ये भी यहां पे डबल डबल होते हैं प्रीमोलर की। इसके बाद अपन बात करेंगे मोलर की। फिर अपन बात करेंगे मोलर की। तो मोलर यहां पे 3 तरह के होते हैं। मोलर यहां पे 3 तरह के होते हैं, यानी फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड, यानी यहाँ पे थर्ड मोलर भी होते हैं। क्लियर है यहाँ पे? बल्कि अब ऐसा बात अपन करें तो इंसाइजर कितने होते हैं इसके अंदर, पर क्वाड्रेंट की अपन बात कर रहे हैं, इंसाइजर एक होता है, लेटरल इंसाइजर भी अपन एक होता है, और इसके बाद मोलर की अपन बात करेंगे तो ये भी एक एक होते हैं। क्लियर है? 3 है तो 5 हो गए। अब यहाँ पे 5 हो गए, एक कैनाइन होता है, कैनाइन भी एक होता है, 6 हो गए। ओके, फर्स्ट प्रीमोलर होता है 7 हो गए, सेकंड प्रीमोलर होता है 8 हो गए। यदि इस तरीके से अपन देखें तो पर जो नहीं पर क्वाड्रेंट की बात करेंगे, पर जो के अंदर तो डबल हो जाएंगे, तो पर क्वाड्रेंट में इतने टीथ होते हैं। इनकी वेराइटीज की अपन बात करें तो 4 प्रकार की वेराइटीज होती है, एक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, प्रीमोलर एंड मोलर, ये इसकी वेराइटीज होगी, यानी 4 प्रकार की वेराइटीज होती है। उसमें कितनी थी? उसमें सिर्फ 3 तरह की वेराइटीज थी, तो 4 प्रकार की वेराइटीज के इसके अंदर सूत्र बनाना पड़ेगा। टोटल इंसाइजर कितने हैं? टोटल इंसाइजर 2 है। फिर कैनाइन आता है तो कैनाइन कितने हैं? 1 है। फिर अपन प्रीमोलर की बात करेंगे तो प्रीमोलर कितने हैं यहाँ पे? प्रीमोलर भी यहाँ पे 2 है। क्लियर है? और फिर मोलर की अपन बात करेंगे तो मोलर कितने हैं यहाँ पे? 3 है। 2 2 1 2 3, ये इसका फॉर्मूला बन गया 2 1 2 3, यानी 2 1 2 3 इसका पर क्वाड्रेंट होता है। यदि इसको अपन पर क्वाड्रेंट के अंदर 2 1 2 3 को अपन यदि जोड़ते हैं 2 1 2 3 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3, यदि इनको अपन जोड़ते हैं टोटल तो कितने हो गए? 32 टीथ हो गए, यानी 8 टीथ पर क्वाड्रेंट होते हैं, 8 टीथ पर क्वाड्रेंट होते हैं, 16 टीथ पर आर्च होते हैं, 16 टीथ पर जो होते हैं, टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपन ने डिस्कस कर लिया है, आई थिंक आप नहीं भूलोगे। अब इसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं वेट के बारे में, कि एक बच्चे का जो वेट होता है वो नॉर्मली कितना होता है और किस एज में कितना वजन बढ़ चुका होता है उस बच्चे का। क्लियर है? अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? वेट है। यहाँ पे अपन वेट को डिस्कस करेंगे। यदि एवरेज वेट की अपन बात करें तो न्यूबॉर्न का एवरेज वेट कितना होता है? 3 केजी होता है, यानी एक बच्चे का नॉर्मल वजन कितना होता है? 8 बर्थ की अपन बात कर रहे हैं, न्यूबॉर्न की अपन बात कर रहे हैं, तो वो कितना होता है? 3 केजी होता है। इसके बाद अपन एक 1 वीक ऑफ लाइफ की बात करेंगे, यानी फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, यानी जन्मने के बाद 1 वीक की अपन बात करते हैं, तो जितने वजन का बच्चा जन्मा है उसका 10% वेट लॉस हो जाता है, 10% वेट लॉस हो जाता है। क्लियर है? कितना लॉस हो जाता है? 10% वेट उसका लॉस हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद अपन इसके कोज की बात करेंगे, जो वेट लॉस हुआ है 10% जो वेट लॉस होता है वो क्यों हो जाता है, इसका कोज क्या हो सकता है? क्योंकि जब बच्चा एक न्यूबॉर्न बेबी होता है वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो पाता है, उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर उसका एडेप्टेशन इतना नहीं हो पाता है, उसका फीडिंग होती है वो इतना अच्छे से नहीं कर पाता है, तो पुअर एडेप्टेशन ऑफ फीडिंग बाय जीआई ट्रैक्ट के द्वारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा पुअर एडेप्टेशन होता है फीडिंग का, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, उसका जो जीआई ट्रैक्ट है उसके अंदर जो दूध जैसी चीज को पहले कभी नहीं निगल रहा था, अब जिस दूध जैसी चीज वहां पे पूछी है, क्योंकि पहले वो किस चीज को स्वेलो कर रहा था, यानी इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेल कर रहा था, अब किसको स्वेल कर रहा है? दूध को स्वेल कर रहा है, मिल्क को स्वेल कर रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर उसके जीआई ट्रैक्ट की एडेप्टेशन अच्छी नहीं है, पुअर होगी, जिनके कारण से वहां पे वेट लॉस होगा और वहां पे फ्लूइड भी लॉस होगा टेम्परेचर के कारण से। क्लियर है? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर के द्वारा वहां पे फ्लूइड भी काफी सारा लॉस होगा, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसको ठंडा दिखाई देगा, जिसके कारण से बॉडी हीट प्रोड्यूस ज्यादा करेगी, तो वहां पे क्या होगा? फ्लूइड का लॉस होगा, तो भी वेट कम होने के चांसेस है। क्लियर है? ये एक रीजन हो गया। इसके बाद तीसरा रीजन है एक्सक्रीशन ऑफ मेकोनियम को एक्सक्रीट करेगा। जब बच्चा अंदर है तो उसके क्या है? मेकोनियम है, उसका कितना भी वेट हो सकता है, 100 ग्राम 50 ग्राम, बल्कि कितना भी हो गया, इतना वेट लॉस हो गया। 10% वेट लॉस का मतलब कितना होता है? 3 केजी के बच्चे के लिए 300 ग्राम वजन कम होगा। 300 ग्राम वजन कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। टेम्परेचर उसका कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, तो उसके कारण से फ्लूइड लॉस होगा। फिर अपन मेकोनियम की बात करेंगे तो मेकोनियम एक्सक्रीशन होगा तो वेट लॉस होगा।
फिर अपन बात करेंगे पुअर फीडिंग के कारण से, जीआई ट्रैक्ट की पुअर फीडिंग के कारण से, पुअर एडेप्टेशन के कारण से। क्लियर है? तो ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनके कारण से उसका 10% वेट लॉस होता है। तो दो कंडीशन में अपने को वजन का पता चल गया, यानी एट बर्थ कितना होता है, 3 kg होता है। यदि अपन बात करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ तो कितना हो गया, 2.7 kg हुआ। कंप्लीट 3 kg उसको नहीं बोल सकते क्योंकि 10% वेट लॉस यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे का मैक्सिमम वेट लॉस इन 3 से 4 डेज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। यदि अपने बात पूछा जाए कि फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ की अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी यदि मैक्सिमम पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेट लॉस कब होता है तो वो होता है 3 से 4 डेज ऑफ लाइफ, यानी वेट का 3 to 4 डेज ऑफ लाइफ। लाइफ का पहले 3 से 4 दिन जब उसको जन्मे हुए हो गए हैं तब उसका वेट लॉस सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद अपन 7 से 10 दिन के बाद की बात करेंगे तो जो बच्चा होगा वो अपने आप वेट को रिकवर कर लेगा, वापस रिटर्नली वेट इंक्रीज होना स्टार्ट करने लग जाएगा, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो स्टेब्लिश हो जाएगा और वहां पे कंपेंसेट कर जाएगा। जो टेम्परेचर भी है उसी के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा, बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। मेकोनियम दोबारा एक्सक्रीशन नहीं करना उसको, जब वो वहां पे स्टूल जरूर पास करेगा जब बेबी, बल्कि उसके साथ ही साथ फीड भी करेगा, तो वो सब चीजें चलती रहती है। बल्कि 8 बार क्या रहता है, मेकोनियम पास कर देता है, इतना फीड एडेप्टेशन होती नहीं है, तो डबल रीजन हो जाते हैं। बल्कि अपन यूं बोले कि 7 से 10 दिन के अंदर जो वजन लॉस हुआ है, जो वेट लॉस हुआ है, उसको वापस ये रिकवर कर लेगा। क्लियर है? इसके बाद बात करेंगे आफ्टर 10 डेज, यानी 10 दिन के बाद जो वेट है वो अप टू 5 से 6 मंथ के अंदर कितना हो जाएगा, यानी वहां पे जब भी 5 से 6 मंथ के अंदर अपन बात करेंगे, यानी फर्स्ट 5 से 6 मंथ बात करेंगे, यानी 10 दिन बाद से लेके, यानी 10 डेज टू अप टू 5 to 6 मंथ अपन बात करें तो इसके अंदर 30 ग्राम पर डे, यानी 30 ग्राम पर डे वहां पे क्या होगा, वेट गेन होगा उसका। यानी अपन यूं बोले कि अपन जन्म से लेके 5 से 6 महीने तक कितना वेट गेन करता है, तो यदि वहां पे अपन आंसर बोल देते कि 30 ग्राम पर डे वहां पे वेट गेन करता है, तो वो आंसर अपना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इतना वेट गेन नहीं कर सकता फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में तो वेट वहां पे लॉस होता है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 30 ग्राम पर डे वहां पे वेट गेन करता है, यानी एक तरीके से 5 मंथ की एज के अंदर उसका वेट डबल हो जाता है। बल्कि अपन बोल सकते हैं कि 10 दिन के बाद से ऐसा स्टार्ट होता है, यानी 10 डेज आफ्टर लाइफ के बाद से स्टार्ट हो गए 5 से 6 महीने में वेट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी 30 ग्राम पर डे हो जाता है। अपन यूं बोल सकते हैं कि इस तरह से यदि फर्स्ट मंथ की बात करें, यदि फर्स्ट मंथ के अंदर यदि 10 दिन से बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसके बाद कितने दिन हो गए, 3 वीक बचे। 3 वीक के अंदर कितने दिन बच गए, 20 डेज हो गए। 20 डेज के अंदर कितना वजन बढ़ गया, 600 ग्राम वजन बढ़ गया उसका। सेकंड मंथ के अंदर अपन यदि बात करें तो सेकंड मंथ के अंदर कितना बढ़ रहा, 30 डेज के अंदर 900 ग्राम इसका वजन बढ़ गया, 900 ग्राम। थर्ड मंथ के अंदर भी कितना हुआ, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट मंथ में सिर्फ 600 ग्राम बढ़ रहा है, सेकंड के अंदर 900 बढ़ रहा है, थर्ड मंथ के अंदर फिर 900 बढ़ रहा है, 4 मंथ के अंदर फिर 900 बढ़ रहा है, 5 मंथ के अंदर फिर 900 बढ़ रहा है, और 6 मंथ के अंदर फिर 900 बढ़ रहा है। ठीक है, बल्कि 5 से 6 मंथ का मतलब होता है यही आके इसके बिटवीन, इसके बीच में डबल हो जाता है। 9 से 15 और 9 कितने हो गए, 24 के अंदर यदि 9 जोड़ते हैं तो अपन कितना हो गया, 33 के बाद 9 जोड़े तो 42। क्लियर है, 42। ठीक है, यानी 4.2 ऑलमोस्ट 5 मंथ के ऊपर ही डबल हो चुका है। क्लियर है, क्योंकि जो 3 किलो का बच्चा था वो 4.2 केजी का हो गया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं कि 5 मंथ की एज के ऊपर चाइल्ड का वेट है वो वहां पे डबल हो जाता है। यदि आफ्टर 6 मंथ बात करें, यानी आफ्टर 6 मंथ अपन बात करें, यानी 6 से 12 मंथ की एज के ऊपर अपन बात करें, तो जो इसका वेट गेन होता है वो 15 ग्राम पर डे होता है, यानी 15 ग्राम पर डे। देखो जब मैंने बताया था आपको, अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तब देखा था कि जो ग्रोथ की जो स्पीड होती है ग्रोथ होने की, वो जन्म जब लेता है बच्चा, जब जन्मता है तब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड है वो कम होती जाती है। क्लियर है, उसकी स्पीड है वो कम होती जाती है।
8 बार तो उसकी स्पीड कितनी रही, 1 to 5 मंथ तक कितनी रही, 30 ग्राम पर डे रही। ऑलमोस्ट ये डबल हो गया। यदि यही स्पीड होती तो 1 साल की एज के अंदर कितना हो जाना था, ये क्वाड्रिपल, डबल से 4 गुना हो जाना था। बल्कि इसकी स्पीड कितनी रही, 15 ग्राम पर डे रही। 15 ग्राम पर डे से कितना हो गया, ये ट्रिपल हो गया इसका वेट। क्लियर है? तो डबल से ट्रिपल होने में कितने दिन लगे, 7 मंथ लगे। यहां से यहां आने में 7 मंथ लगे, और डबल होने में कितना लगा, सिर्फ 5 मंथ लगा। यानी वहां पे स्पीड इसकी ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे स्पीड इसकी कम देखने को मिलती है। क्लियर है? इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं इसकी वेट की। यहां पे बात करेंगे चाइल्ड वेट अकॉर्डिंग टू एज। यदि एज के अकॉर्डिंग एक अपन यहाँ पे क्लियरली सभी एज ग्रुप का अपन बात करें तो 5 मंथ की एज के अंदर कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी एक 3 किलो का बच्चा कितना हो जाता है, 6 किलो का बन जाता है। क्लियर है? इसके बाद 1 ईयर की एज के ऊपर ट्रिपल हो जाता है। एक 3 किलो का बच्चा कितना हो जाता है, यहाँ पे 9 केजी का हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद 2 ईयर की एज के अंदर 4 टाइम्स हो जाता है, यानी क्वाड्रिपल हो जाता है। कितना हो जाता है क्वाड्रिपल, यानी 4 3 12, यानी ये 12 किलो का वजन हो जाता है, इसका 12 केजी वेट हो जाता है। यदि 3 ईयर के ऊपर बात करें तो 5 टाइम्स हो जाता है। 5 टाइम्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 15 केजी वजन हो जाता है, यानी 5 3 15, यानी 15 केजी यहाँ पे वजन हो चुका है। क्लियर है? यहाँ पे फिर 5 ईयर की एज के बाद बात करेंगे। देखो स्पीड है वो कितनी स्लो हो रही है आगे जाके, 2 साल लगे 5 से 6 गुना होने के अंदर उसको। ठीक है? इसके अंदर कितना बढ़ गया, 5 गुना से 6 गुना होने में कितना टाइम लग गया इसको, 6 टाइम्स होने में। 5 गुना हुआ 15 किलो, और इसको 18 किलो होने में कितना दिन लग गया, 3 किलो वजन बढ़ने में 2 साल हो गए, 18 केजी हो गया। कब हुआ, जब वो 5 साल का होगा तब इसका 18 किलो वजन हो गया। इसके बाद 7 साल की एज के अंदर 7 गुना, यानी फिर 2 साल लग गए इसको, कितना, उससे भी ज्यादा स्पीड स्लो हो गई है 21 किलो का होने में। ठीक है? यानी इसको 21 किलो का होने में कितने लग गए, फिर 2 साल लग गए, यानी 7 साल की एज के अंदर। फिर 3 साल के अंदर ये 10 गुना हो जाएगा, यानी सॉरी 10 साल की एज के अंदर, 10 साल की एज के अंदर कितना हो जाएगा, 30 केजी हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका एज ग्रुप रहता है, इस एज ग्रुप के अंदर इसका वजन इतना हो जाता है। तो ये हो गया चाइल्ड वेट अकॉर्डिंग टू एज। क्लियर है? ओके, अब अपन बात करेंगे वेट कैलकुलेशन फॉर्मूला की, कि यदि किसी बच्चे का अपने को वेट का कैलकुलेशन करना है तो वो वेट का कैलकुलेशन अपन कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? अपन उस वेट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? यहां से थोड़ा सा जिस तरीके से बनाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। इसको थोड़ा सा अपन यूं समझे कि 3 से 12 मंथ की एज के ऊपर अपन बात करते हैं कि एक बच्चा है, कोई 3 से 12 महीने की एज का बच्चा है, तो उसका वेट कैलकुलेशन करना हो तो अपन कैसा करेंगे। तो उसका वेट का कैलकुलेशन अपन ऐसा कर सकते हैं कि एज इन मंथ प्लस 9 अपॉन 2। क्लियर है? ये जो वेट का फॉर्मूला है इसके अंदर अपन डाल देंगे तो उससे अपने को क्या आ जाएगा, 3 से 12 मंथ की एज के बच्चे का वजन क्लियर हो जाएगा कि कितना वजन है उसका। ठीक है? यानी कितना वजन उसका होना चाहिए। ठीक है? जैसे अपन बोल सकते हैं एज इन मंथ, यानी एक तरीके से अपन यहाँ पे 3 से 12 मंथ के बच्चे के तो सिर्फ 7 महीने का बच्चे का निकालना हो तो 7 + 9 अपॉन 2, 9 and 7 16 अपॉन 2, यानी 8 किलो वजन होना चाहिए। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। एक 7 महीने के बच्चे का यानी 7 मंथ के अपन बेबी का वजन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 7 + 9 अपॉन 2 16/2, यानी 8 केजी उसका वजन आ जाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर अपन बात करेंगे 1 से 6 साल तक के बच्चे का यदि वजन निकालना हो, यानी 1 से 6 साल तक के वजन कैसे निकालेंगे अपन, इसका निकालने के लिए एज इन मंथ सेम टू सेम वैसे लिखेंगे, एज इन मंथ क्लियर है, इनटू, वहां पे प्लस नहीं करेंगे, यहां पे इनटू 2, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से +8। क्लियर है?
एंड अपॉन 2। क्लियर? और उसके बाद इसको अपॉन नहीं करना पड़ेगा, सॉरी इसको अपॉन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही निकल जाएगा इसी से, एज इन मंथ इंटू 2 + 8। क्लियर? इसी से निकल जाएगा। तो एज इन मंथ कितना है, ये किस एज तक का, 1 से 6 साल तक की एज तक के बच्चे का है। तो अपन बात करते हैं एक तरीके से 2 साल के बच्चे की। तो 2 साल के बच्चे का मंथ के अंदर कितने मंथ हो गए, 24 इंटू 2 + 8। तो कितना हो गया ये, यहाँ पे 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो गया, 1 से 6 साल तक के बच्चे का वेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अपन 7 से 12 साल तक के बच्चे का यदि वेट निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, एज इन मंथ इंटू 7 -5, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ पड़ा है, यहाँ पे इंटू 7 कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये इधर आ गया ये वाला, इंटू 7 -5 अपॉन 2। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अपॉन 2 करेंगे, तो इससे ये निकल जाएगा। जैसे 7 से 12 साल तक के बच्चे का निकालना है अपन, 9 ईयर के बच्चे का निकालेंगे, 9 महीने के बच्चे का, तो एक तरीके से 8 महीने के बच्चे का देख सकते हैं। तो इसका कितना हो गया, 9 मंथ के बच्चे का, 9 ईयर के बच्चे का वेट कितना हो गया, 9 को 12 से करेंगे तो 108 इसके मंथ हो गए, 108 इंटू 7 -5 अपॉन 2। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो एक 9 मंथ के बच्चे, 9 ईयर के बच्चे का वेट आ जाएगा, 9 ईयर के बच्चे का वेट आ जाएगा। तो एक तरीके से ये एज को निकालने, एज के अकॉर्डिंग वेट को निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है? एज के अकॉर्डिंग आप वेट कैसे निकाल सकते हैं, यदि आपको 3 मंथ से लेकर 12 महीने तक के बच्चे का वेट निकालना है, यानी 1 साल तक के बच्चे का वेट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपके लिए क्या रहेगा, एज इन मंथ प्लस 9 अपॉन 2। क्लियर? इसके बाद अपने को 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे का वेट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वहां पे एज इन मंथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और वहां पे प्लस कर देंगे 8, तो उससे अपने को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन 7 से 12 साल तक के बच्चे का वेट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, एज इन मंथ इंटू 7 -5 अपॉन 2, यानी उसको अपन डिवाइड कर देंगे 2 से, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट भी बहुत है और एग्जाम के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आपको याद रखेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे लेंथ और हाइट। लेंथ और हाइट के बारे में बात करेंगे कि एक बच्चे की कितनी लेंथ होनी चाहिए किस एज के अंदर, और उस लेंथ के भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे अपन ने वेट का भी फॉर्मूला देखा था, उसी तरीके से लेंथ के भी फॉर्मूले होते हैं। ओके, तो उसको निकालने की भी लेंथ और हाइट को भी, लेंथ कितने साल तक के बच्चे की होती है, 2 साल तक के बच्चे की लेंथ निकाली जाती है, और 2 साल से जो बड़ा बच्चा होता है उसकी हाइट निकाली जाती है। क्लियर? क्योंकि जब 2 साल से छोटा बच्चा होता है उसकी अपन हाइट नहीं माप सकते, उसकी लेंथ नापी जाती है, यानी उसको लेटा के उसकी लेंथ को अपन मापते हैं। इसके बाद 2 साल से जब बड़ा बच्चा होता है तो उसकी अपन लेंथ मेजर नहीं करते, उसकी हाइट निकाली जाती है, उसको खड़ा कर दिया जाता है और उसको अपन हाइट नापते हैं। क्लियर है? तो कितनी हाइट और लेंथ होनी चाहिए और इसके क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं उसको अपन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे लेंथ को। क्लियर है? तो रोकते इसको पहले। ओके, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन लेंथ को देखते हैं। क्लियर? लेंथ को देखने के लिए डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम क्राउन टू हेड टू बॉटम ऑफ फीट, यानी हील्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेंथ को किस जगह से नापेंगे। लेंथ क्लियर बात है, ये कि ये बच्चा है, इस बच्चे की लेंथ नापनी है, यहां से यहां तक इंच टेप लगा देंगे और माप देंगे, पर कैसे नापेंगे, उसका एक पैमाना क्या है, मापदंड क्या है उसका, किस पॉइंट से किस पॉइंट की अपन बात करेंगे, क्राउन ऑफ हेड, हेड का क्राउन सेंटर पॉइंट, क्राउन ऑफ हेड से, कहां से, क्राउन ऑफ हेड से मापते हैं, और कहां तक, बॉटम ऑफ फीट, यानी हील्स, जो हील होती है अपनी हील्स, जिसको अपन एडी बोलते हैं, जो हील होती है उस हील तक, यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि क्राउन ऑफ हेड से, क्राउन ऑफ हेड से मापते हैं और बॉटम ऑफ फीट तक, कहां तक, बॉटम ऑफ फीट तक, बॉटम ऑफ फीट तक इसको मेजर करते हैं, किसको, लेंथ को मेजर करते हैं। क्लियर है? और फिर अपन बात करते हैं तो लेस देन 2 ईयर एज, 2 साल से यदि छोटी एज का बच्चा है तो ही उसकी लेंथ मेजर करेंगे अपन, और हाइट मेजर करेंगे 2 साल से लेके ऊपर तक का जो होगा।
यानी अपन 2 साल की अपन बात करेंगे, एक तरह से 2 साल इसको किस में कंसीडर करेंगे, लेंथ या फिर हाइट, तो इसको अपन हाइट पे क्लियर करेंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ 2 साल के लिए पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा याद रखते हैं कि 2 साल तक लेंथ निकालो, क्लियर है, बल्कि वो आंसर गलत हो जाता है। यानी एग्जैक्ट 2 साल का पूछा जाता है तो उसकी हाइट चेक करते हैं, लेस देन 2 ईयर का पूछा जाता है तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए क्या आएगा, लेंथ आएगा, और 2 साल की या फिर 2 से ऊपर की बात करते हैं तो उसके लिए हाइट आएगी, क्लियर है। इसके बाद अपन बात करते हैं व्हाइल चाइल्ड इज सुपाइन। जब भी इसकी लेंथ अपने को मापनी है, लेंथ को मेजर करना है, तब बच्चे को सुपाइन लिटाया जाता है। ऐसा नहीं है उसको उल्टा लिटा दिया, ऐसा नहीं है उसको लेटर लिटा दिया, उसको बिल्कुल सुपाइन लिटाया जाता है, और उसके क्राउन ऑफ हेड से लेके बॉटम ऑफ फीट तक, यानी बॉटम ऑफ फीट तक उसके वहां तक उसको मेजर किया जाता है, यानी हिल्स तक उसकी हाइट को सॉरी लेंथ को वहां पे मेजर किया जाता है। तो उसके लिए पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे रिक्यूमेंट लेंथ मेजर्ड विद हेल्प ऑफ इन्फेंटीमीटर। जो लेंथ मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, इन्फेंटोमीटर से। डायग्राम इसका देख लेना, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, इन्फेंटोमीटर का काफी बार डायग्राम पूछा जाता है। इस तरीके का एक डायग्राम होता है, क्लियर है, इस तरीके का एम्स ने भी काफी बार पूछ लिया है। वैसे अपन यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे सब्जेक्ट के डायग्राम है, जैसे पीडीएफ जैसे कंप्लीट होगी उसके बाद इसके जितने भी डायग्राम्स हैं, जिस भी तरह के डायग्राम्स बन सकते हैं, चाहे वो हजारों हो, चाहे 100 हो, चाहे कितने भी हो, वो सारे के सारे डायग्राम एक साथ बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर। इसलिए यहाँ पे डायग्राम नहीं बता रहा हूं, बल्कि आपको इतना याद रखने की जरूर है कि इन्फेंटोमीटर से क्या मापी जाती है, यहाँ पे उसकी लेंथ नापी जाती है, ठीक है। यहाँ पे किससे मापी जाती है लेंथ को, इन्फेंटोमीटर से, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इन्फेंट वर्ड किसके लिए लिखा जाता है, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर याद रहेगा। अप टू 1 ईयर को क्या बोलते हैं अपन, इन्फेंट बोलते हैं, और इन्फेंट को नापने वाले मीटर को क्या बोलेंगे, इन्फेंटोमीटर बोलेंगे। तो इन्फेंटोमीटर से 2 साल तक के बच्चे की, यानी लेस देन 2 ईयर तक के बच्चे की लेंथ मापी जाती है, नोट हाइट, हाइट नहीं मापी जाती है, लेंथ मापी जाती है, क्लियर है, समझ गए। इससे आगे अपन बात करेंगे हाइट की, क्लियर है। अब अपन हाइट की बात करने वाले हैं यहां पे, क्लियर है। ओके, अब अपन हाइट की यहां पे बात करेंगे, हाइट को कैसे मापा जाता है। तो सीधी सीधी सी बात है, 2 साल से के बच्चे का 2 साल या फिर 2 साल से अपर, यानी 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर, 2 साल का या 2 साल से ज्यादा एज का जब बच्चा है तो उसकी हाइट मापी जाती है, 2 साल से कम के एज का बच्चा होता है उसकी लेंथ मापी जाती है। तो अपना टॉपिक है हाइट। इसके अंदर अपन बात करेंगे, इसके अंदर जो हाइट मापी जाती है वो वर्टिकल डिस्टेंस में मापी जाती है। कैसा होता है, वर्टिकल, वर्टिकल कैसा होता है, ऐसे होता है वर्टिकल, ओके, वर्टिकल डिस्टेंस के ऊपर होती है। और उसके अंदर अपन ने यहां पे देखा था क्लियरली लाइन के अंदर कि रेक्यूमेंट लेंथ, जो लेंथ होती है वो कैसे रहती है, रेक्यूमेंट रहती है, क्लियर है, ओके। कैसे उत्सुक हो गया, ओके। यहां पे अपन बात करेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, अरे भाई कहां चला गया, ओके गुड, आ गया, डन, ओके। अपन हाइट की बात कर रहे थे, ठीक है, बीच में इधर उधर चले गए थे, ठीक है। तो इसके अंदर जो हाइट मापी जाती है वो कैसे मापी जाती है, देखो जब बात आती है अपनी लेंथ की, जब अपनी बात आती है लेंथ की, तो वो कौन सी कैसे मापी जाती है, रेक्यूमेंट, ओके। और जब बात आती है अपनी हाइट की, तो वो कैसे मापी जाती है, वर्टिकल, वो कैसे मापी जाती है, वर्टिकल, क्लियर है, डन, समझ गया, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्टिकल होती है वो कैसे, किस पैरामीटर से, किस पॉइंट से मापी जाती है। तो ये भी
क्राउन ऑफ हेड से बॉटम ऑफ हेड, दोनों का पैमाना सेम है, बल्कि दोनों का पोजीशन बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर रेक्यूमेंट रहता है, सुपाइन पोजीशन के अंदर रहता है बच्चा, ओके, और हेड टू बॉटम ऑफ हेड तक मापा जाता है, और इसके अंदर वर्टिकल पोजीशन में मापा जाता है, क्लियर है। और क्राउन ऑफ हेड से लेके बॉटम ऑफ हेड तक इसके अंदर भी लेंथ को मेजर किया जाता है, यानी हाइट को मेजर किया जाता है इसके अंदर, वर्टिकल डिस्टेंस को, एक तरीके से वो भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है, बल्कि उसके अंदर डिस्टेंस ऐसी देखी जाती है, इसके अंदर डिस्टेंस ऐसी देखी जाती है। ये क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। इसके अंदर डिस्टेंस कैसे मापी जाती है, वर्टिकल मापी जाती है। हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, 2 ईयर एज और ओल्डर, यानी 2 साल या 2 साल से ज्यादा एज का जो बच्चा होगा उसके अपन हाइट मापते हैं। उसके बाद बात करेंगे व्हाइल चाइल्ड स्टैंडिंग, इसके अंदर बच्चा वर्टिकल डिस्टेंस तभी माप पाएंगे जब अपन वो स्टैंडिंग रहेगा, जब वो खड़ा रहना चाहिए, लेटा हुआ नहीं रहना चाहिए। यदि पोजीशन की अपन से पूछा जाए तो एक तरीके से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि इन्फेंटोमीटर से लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी पोजीशन जरूरी है वहां पे, तो वहां पे सुपाइन पोजीशन की जरूरत है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइट मापने के लिए एक बच्चे की कौन सी पोजीशन चाहिए, तो वो कौन सी चाहिए, वहां पे स्टैंडिंग पोजीशन चाहिए, और मापा किससे जाता है, स्टैंडियोमीटर से। देखो दोनों वर्ड को समझना कितना इजी है। यहाँ पे 2 साल से कम बच्चे को मापने के लिए इन्फेंटोमीटर, क्योंकि वो इन्फेंट को मापा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के ऐसे सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बल्कि जो इनका जो नाम है, इस नाम पे इनका आंसर छुपा रहता है। इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट को नापने के लिए जो मीटर होता है उसको अपन इन्फेंटोमीटर बोलते हैं। स्टैंडियोमीटर, जिस बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जिसको खड़ा करके नापते हैं वो हाइट मेजर करने के काम आता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडियोमीटर बोलते हैं, क्लियर है। इसको एफिक्स ऑन द वॉल, एक वॉल के ऊपर लगा दिया जाता है, इसी तरीके से खड़ा कर दिया जाता है इसके पास में, इसके ऊपर पैमाने लिखे होते हैं, सेंटीमीटर के अंदर भी होते, ये भी मीटर के अंदर भी कन्वर्ट रहता है। सेंटीमीटर के अंदर यहां से होते 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखे होते, 10 20 30 इस तरीके से लिखे रहते, तो उनके छोटे बड़े सभी पैमाने लिखे होते। यहाँ पे खड़ा किया और उसको कट लगा दिया यहाँ पे, और वहां पे पढ़ लिया, वहां पे रीडिंग कर ली, कितना लिखा हुआ है वो उसकी हाइट हो जाती है। बल्कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा मीटर वहां पे काम आता है, तो वहां पे स्टैंडियोमीटर काम आता है, क्लियर है, याद रहेगा आपको, ओके। और वर्टिकल लेंथ इसके अंदर मापी जाती है, वर्टिकल डिस्टेंस इसके अंदर नापी जाती है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, अपन वेट अपन पढ़ चुके हैं, हाइट एंड लेंथ अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे चाइल्ड हाइट और लेंथ अकॉर्डिंग टू एज। अपन ने एज और हाइट को सिर्फ ये पढ़ा है कि एज होती क्या है, लेंथ होती क्या है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू एज, किस एज ग्रुप के अंदर कितनी हाइट और लेंथ होनी चाहिए, क्लियर है। कितनी एज ग्रुप के अंदर कितनी हाइट और लेंथ होनी चाहिए, इसको अपन पढ़ेंगे, ओके, क्लियर है। तो हाइट और लेंथ को पढ़ने के लिए अपन एज की बात करेंगे, तो 8 बर्थ सबसे पहले बात करेंगे। जब बच्चा ने जन्म लिया, जब बच्चा जन्मता है तो उसकी क्या देखते हैं अपन, हाइट देखते हैं कि लेंथ देखते हैं। यानी 2 साल तक के बच्चे की तो अपन लेंथ देखते हैं, हाइट देख ही नहीं सकते, तो अपन सबसे पहले लेंथ की बात करेंगे। तो 8 बर्थ जो बच्चा होता है उसकी कितनी लेंथ होती है, उसको अपन सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो 48 से 50 सेंटीमीटर 8 बर्थ बच्चे की लेंथ रहती है। हाइट नहीं बोल सकते इसको, हाइट कभी नहीं बोल सकते इसको अपन सिर्फ लेंथ बोल सकते हैं, इसको अपन सिर्फ लेंथ बोल सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद 3 मंथ के बच्चे की अपन बात करेंगे, यानी 3 महीने के ऊपर कितनी हो जाती है, 60 सेंटीमीटर हो जाती है, 60 सेंटीमीटर हो जाती है। ये भी क्या है, ये भी लेंथ है, इसको भी अपन हाइट नहीं बोल सकते क्योंकि 2 साल से कम एज के अंदर नाप रहे हैं। फिर इसके ऊपर बात अपन 9 मंथ के ऊपर बात करेंगे, तो यही जो लेंथ है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। 70 सेंटीमीटर की अपने को यहाँ पे लेंथ दिखाई देगी, क्लियर है। इसके बाद अपन 1 ईयर की एज के ऊपर बात करेंगे, यानी 1 साल के बच्चे की अपन यहाँ पे लेंथ की बात करेंगे, कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, ये भी क्लियर है। इसके बाद अपन 2 ईयर के बच्चे की बात करेंगे, तो 2 ईयर के बच्चे पे 87 से 90 सेंटीमीटर क्या हो गई है, ये हाइट है, ये क्या है, ये हाइट है। इसको लेंथ ही नहीं बोलना है अपने को,
क्योंकि पूरे 2 साल के बच्चे से पूछ रहा है तो ये कितने हैं 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। 2 साल के बच्चे की लेंथ मापी जाती है कि हाइट मापी जाती है? 2 साल के बच्चे की अपने को हाइट मापनी होती है। यहाँ पे 87 से 90 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है कि लेंथ है? यहाँ पे ये हाइट है, क्लियर है। इसके बाद सीधा अपन जंप मारते हैं 2.5 साल के गैप के ऊपर, कितना 4.5 मंथ के ऊपर, 4.5 साल के ऊपर। ये यहाँ पे मंथ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। ये क्या है, ये 4.5 ईयर है, 4.5 ईयर है। 2 से सीधा अपने 2.5 साल जंप मारने पे कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी। क्या है ये हाइट है। तो अपन बोल सकते हैं कि 4.5 मंथ के बच्चे की अपन सेंटीमीटर की बात करें और यदि हाइट की बात करें तो कितनी हो जाएगी 100। यानी अपन सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि बच्चे की जो हाइट होती है वो सतह कब भाग लेती है, पूरा 100 सेंटीमीटर कब कवर कर लेती है? तो 4.5 मंथ 4.5 ईयर की एज के अंदर ये 100 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं 5 से 10 साल की एज के ऊपर। 5 से 10 साल की एज के ऊपर। अब ये 5 से 10 साल इतना बड़ा वेरिएशन क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों की एज है उसका वेरिएशन दिखाई देता है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग 5 से 10 साल की एज के अंदर कभी फिक्स नहीं रहता, ये भी इसमें भी वेरिएशन होता है। बट अपन यहाँ पे बात करेंगे 5 से 10 साल के अंदर कितना इसके अंदर हाइट बढ़ती है। तो 5 से 10 साल की एज के अंदर 5 सेंटीमीटर पर ईयर, 5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है। यदि 4.5 साल के अंदर 100 सेंटीमीटर है तो सीधी सीधी यदि 5.5 साल के अंदर यानी जस्ट इससे 1 साल बाद पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी, सीधी 105 हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 साल बाद में पूछा जाए तो 110 हो जाएगी। यानी उसके बाद जो उसकी हाइट बढ़ने का जो पैमाना है वो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ेगा, क्लियर है। इसके अंदर भी जो गर्ल्स होती है और बॉयज होते हैं इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब अपन एडोलसेंट के अंदर जाते हैं तब, जब एडोलसेंट होती है तब जो बॉयज होते हैं उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा स्पीड से बढ़ती है कंपैरिजन टू गर्ल्स। जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट थोड़ी कम बढ़ती है क्योंकि लड़के थोड़े लंबे होते हैं और लड़कियां होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है उनके कंपैरिजन में। ओके, तो अपने एवरेजली यदि बात करें एडोलसेंट एज के अंदर, तो एडोलसेंट एज के अंदर जो एक बॉयज होते हैं उनके अंदर 10 सेमी पर ईयर हाइट इसकी बढ़ती है और गर्ल्स के अंदर बात करें तो 8 सेमी पर ईयर इसकी हाइट बढ़ती है, क्लियर है। इसको अपन एक बार थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है। इसको अपन एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि 8 बर्थ कितनी इसकी लेंथ होती है, 48 से 50 सेंटीमीटर। 8 बर्थ बात करेंगे तो 48 से 50 सेंटीमीटर। सीधा 3 महीने का जंप मारते 60 सेमी होगी, 9 मंथ के ऊपर 90 सेमी होगी और जब उसने 1 साल का हो गया तो 75 सेंटीमीटर हो गया और 2 साल के ऊपर 87 से 90 सेंटीमीटर हो गया। जब वो लेंथ से हाइट में कन्वर्ट होता है तब उसकी जो कंप्लीट डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है, क्राउन ऑफ हेड से उसकी बॉटम ऑफ फीट तक की जो डिस्टेंस है वो जब लेंथ से हाइट में कन्वर्ट होता है तब कितनी हो जाती है। तब इस तरह से भी पूछा जा सकता है 87 से 90 सेंटीमीटर हो जाती है, क्लियर है। जब बच्चा शतक कब मार लेता है, जब 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट है वो कब हो जाती है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है 100 सेंटीमीटर होती है, तो वो कब हो जाती है 4.5 साल की एज के अंदर। फिर 5 से 10 साल का जो बच्चा होता है उसकी हाइट कितनी बढ़ती है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर उसकी बढ़ती है और एडोलसेंट एज के अंदर हाइट ज्यादा बढ़ती है। एडोलसेंट एज के अंदर गर्ल्स के अंदर 8 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ती है, बॉयज के अंदर 10 सेंटीमीटर पर ईयर उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है, क्लियर है। इसका भी कुछ अपन एक तरीके से फॉर्मूले से अपन बात करें तो क्लियरली इसको निकालने के लिए 3-4 फॉर्मूले अपन यहाँ पे पढ़ सकते हैं और मोस्टली 2 फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। अपन यदि लेंथ की अपन बात करते हैं तो अप टू 6 मंथ यानी 6 महीने तक के बच्चे के अपन देखो है, यानी 6 मंथ तक के अपने बच्चे की बात करें तो इसके अंदर यदि पर मंथ की अपन बात करें 6 मंथ तक यानी जन्म से लेके यानी 8 बर्थ टू 6 मंथ तक की अपन बात करें, 8 बर्थ टू 6 मंथ की अपन बात करें तो इसके अंदर कितनी लेंथ उसकी इंक्रीज होती है,
2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। क्लियर है? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। फिर अपन लेंथ की ही बात करते हैं 6 से 12 मंथ तक की बच्चे की, यानी 6 मंथ टू 12 मंथ, यानी 6 से 12 मंथ तक की अपने बच्चे की अपन बात करें तो जो उसकी लेंथ बढ़ने की स्पीड है वो बराबर आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ। जब पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब 8 बर्थ ग्रोथ होने की, डेवलपमेंट होने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, बल्कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सब चीजें बहुत ही कम होती जाती है। बल्कि यहां पे अपन बात कर रहे थे कि 6 महीने तक का जो बच्चा होता है, जन्म से 6 महीने तक का बच्चा होता है, तो उसकी 2.25 यानी 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ उसकी लेंथ बढ़ती है। बल्कि उसके बाद 6 महीने से 12 मंथ की एज के अंदर उसकी बात करें तो वो जो स्पीड है वो बराबर घट के आधी हो जाती है। और कितनी हो जाती है? 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ उसकी वहां पे लेंथ बढ़ती है। क्लियर है? तो एक तरीके से ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। ओके, अब अपन हेड सर्कमफेरेंस की बात करेंगे। आज अपन ग्रोथ के सारे पैरामीटर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे हेड सर्कमफेरेंस की, कि एक बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, किस एज के अंदर कितना बढ़ता है, क्या उसके फॉर्मूले हो सकते हैं। क्लियर? हेड सर्कमफेरेंस को कहां से कहां मापते हैं अपन, यानी हेड सर्कमफेरेंस को नापने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, क्या उसके लिए पॉइंट हो सकते हैं, यानी उसको नापने को डिटरमाइन करने के लिए, हेड सर्कमफेरेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो ग्रेटेस्ट ओसिपिटो-फ्रंटल सर्कमफेरेंस देखते हैं, यानी जो ओसिपिटो-फ्रंटल सर्कमफेरेंस देखते हैं, कहां से कहां तक देखते हैं उसकी, ओसिपिटो प्रोमिनेंस टू फ्रंटल प्रोमिनेंस। ओसिपिटो प्रोमिनेंस क्या होता है? सबसे पहले अपन प्रोमिनेंस को समझते हैं। क्या है, कौन सी बला है प्रोमिनेंस? ये प्रोमिनेंस क्या आ गया? ये हेड है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे कुछ भाग उभरा हुआ रहता है। प्रोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला, इसको हिंदी में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो पार्ट सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जो प्रोमिनेंट हो रहा है, जिसको बोलते हैं प्रोमिनेंस। तो ओके ना? तो ओसिपिटो प्रोमिनेंस, ओसिपिट है ना जो बैक साइड से, ओके, जो इस तरीके से ये हेड है, ओके, इस तरीके से है ये हेड है, ओके, ये क्या है? पीछे वाला ओसिपिट है। इस ओसिपिट के ऊपर एक प्रोमिनेंस होता है, इसका उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको अपन प्रोमिनेंस बोलते हैं। यहां से लेके फ्रंटल प्रोमिनेंस, फ्रंटल बोन पे होता है फ्रंटल प्रोमिनेंस, यहां तक की जो लेंथ होती है, जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? हेड सर्कमफेरेंस बोलते हैं। एग्जैक्ट हेड सर्कमफेरेंस मापने का यही डायमीटर यानी यही पैमाना होता है कि ओसिपिटो प्रोमिनेंस से लेके फ्रंटल प्रोमिनेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन हेड सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हेड सर्कमफेरेंस होती तो ये है, बल्कि कितनी होती है? हेड सर्कमफेरेंस भी एज के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हेड सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? हेड सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगी। 8 बर्थ की अपन बात करते हैं तो हेड सर्कमफेरेंस कितनी होती है? 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर, 33 से 35 सेंटीमीटर इसकी हेड सर्कमफेरेंस होती है। 8 बर्थ की अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद 3 मंथ के ऊपर बात करेंगे तो 40 सेंटीमीटर होती है। 6 मंथ के ऊपर बात करेंगे तो अपन 42 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? 42 सेंटीमीटर होते हैं। 1 ईयर की एज के ऊपर अपन बात करेंगे तो 46 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? 2 ईयर की एज के ऊपर अपन बात करेंगे तो 48 सेंटीमीटर होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। 45 मंथ की एज के ऊपर 52 सेंटीमीटर हो जाती है। और जब एक एडल्ट होता है जहां पे हेड सर्कमफेरेंस बढ़ना बंद हो जाती है, वो वाली कितनी होती है? 55 से लेके 56 सेंटीमीटर। 4.5 महीने के ऊपर 52 सेंटीमीटर हो जाती है और उसके बाद सीधी 55 से 56 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है एडल्ट एज के अंदर। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ग्रोथ की स्पीड होती है वो कम होती जाती है। कोई भी डेवलपमेंट हो, सभी प्रकार के डेवलपमेंट में 8 बर्थ से लेके जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्पीड है ग्रोथ की वो कम होती जाएगी। क्लियर है? तो एडल्ट के अंदर कितनी होगी? 55 से 56 सेंटीमीटर। यानी अपन एक तरीके से यूं समझे कि कंप्लीट हेड सर्कमफेरेंस डेवलप कब हो जाती है? तो एडल्ट एज के अंदर।
और मैक्सिमम हेड सर्कमफेरेंस कितनी होती है 55 से 56 सेंटीमीटर। क्लियर? हेड सर्कमफेरेंस अपन ने देख लिया। इस एज ग्रुप में आपको याद होना जरूरी है, मोस्टली एट बार तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, या कंप्लीट एडल्ट की पूछा जाता है, कई बार 2 ईयर का पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बल्कि 8 बार तो एडल्ट की तो आपको जरूर याद होनी ही चाहिए। क्लियर? इसके बाद अपन आगे देखते हैं। ओके, यहां हेड सर्कमफेरेंस कैसे इंक्रीज होती है इसको अपन देखेंगे। हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज होने का भी एक डायमेट्रिक फिक्स मापदंड बना हुआ है, जिसको अपन याद रख सकते हैं, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि किस एज ग्रुप के अंदर कितनी हेड सर्कमफेरेंस होती है। क्लियर है? इसको अपन यहां पे देख सकते हैं। हेड सर्कमफेरेंस किस तरीके से इंक्रीज होती है। फर्स्ट 3 मंथ के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर अपन बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है इसकी जो हेड सर्कमफेरेंस होती है, वो फर्स्ट 3 मंथ के अंदर, पहले 3 महीने। कौन से पहले 3 महीने? आफ्टर बर्थ, एक न्यूबॉर्न बेबी के अप टू 3 मंथ तक अपन बात करते हैं तो 2 सेंटीमीटर पर मंथ उसकी क्या बढ़ती है? हेड सर्कमफेरेंस बढ़ती है, जिसको हेड सर्कमफेरेंस को अपन एच शॉर्ट में लिखते हैं। क्लियर है? इसके बाद 3 to 6 मंथ, यानी 3 से 6 महीने का जो बच्चा होता है उसके अंदर हेड सर्कमफेरेंस कितनी बढ़ती है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ उसकी हेड सर्कमफेरेंस बढ़ती है। स्पीड जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रोथ की स्पीड है वो कम हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर से कितनी होगी? 1 हो गई है, यानी जस्ट हाफ हो गई है। कितने महीने के अंदर? सिर्फ 3 महीने में। उसके बाद अगले 6 मंथ तक, यानी 6 महीने से 12 महीने की एज के अंदर उसकी 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ की उसकी स्पीड रहेगी। इस हिसाब से उसकी वहां पे हेड सर्कमफेरेंस बढ़ने वाली है। ठीक है? और मोस्ट ऑफ दी इस एज ग्रुप तक वो कंप्लीटली जितना हेड सर्कमफेरेंस बढ़ना होता है वो बढ़ चुका होता है। उसके बाद हेड सर्कमफेरेंस बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी जब तक सर मोटा होना होता है वो कंप्लीटली हो चुका होता है। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं अप टू 1 ईयर एवरेज हेड सर्कमफेरेंस कितनी इंक्रीज होती है। यानी अपन ने 1 साल तक अलग अलग स्पीड आ रही है। ओके, इस अलग अलग स्पीड की अपन बात करें तो इसको एवरेजली यदि निकाले, ठीक है, यदि एवरेज निकाले तो जैसे फर्स्ट 3 मंथ के अंदर कितनी हो रही थी? 2 सेंटीमीटर पर मंथ, तो पहले 3 महीने में कितनी बढ़ गई? 6 सेंटीमीटर बढ़ गई है। अगले 3 महीने के अंदर, यानी 3 से 6 महीने के अंदर 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ रही है, तो इसके अंदर कितनी बढ़ गई? 3 सेंटीमीटर बढ़ गई है। अगले 6 महीने के अंदर कितनी बढ़ रही है? 6 से 12 महीने के अंदर 0.5 से भी पर मंथ, तो टोटल कितनी बढ़ गई 6 महीने में? 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। टोटल कितनी होगी? 6 3 9 3 12 सेंटीमीटर इसकी क्या बढ़ गई? हेड सर्कमफेरेंस बढ़ गई। इस 12 सेंटीमीटर कितने टाइम में बढ़ी? 12 महीने के अंदर बढ़ रही है। 12 महीने में कितनी बढ़ गई? 12 सेंटीमीटर इसकी हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो गई। इसको एवरेजली अपन 1 साल के पीरियड में निकाले तो कितनी हो रही है? 1 सेंटीमीटर पर मंथ। क्लियर? यदि 1 साल के अंदर अपनी एवरेज पूछा जाए तो क्या आंसर आ गया? 1 सेंटीमीटर पर मंथ इसकी हेड सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं बिकॉज फर्स्ट 3 मंथ के अंदर 6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर 3 सेमी, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर 3 सेंटीमीटर, टोटल कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, आगे डिस्कस करते हैं। अब अपन बात करेंगे चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में। अपना पॉइंट नंबर 8 है। आज अपन नॉर्मल ग्रोथ के सभी पैरामीटर डिस्कस करेंगे। जितने भी पैरामीटर है उनको एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। सारा का सारा जो ग्रोथ है उसको अपन एक में ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कंप्लीटली डेवलपमेंट है उसको एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर? तो अपन चेस्ट सर्कमफेरेंस देख लेते हैं। ओके, चेस्ट सर्कमफेरेंस को कहां नापा जाता है? सबसे पहले देखते हैं इसके मापदंड क्या है, इसका पैमाना क्या है, इसको किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मेजर करते हैं, इसका एक फिक्स जो प्रोमिनेंस है वो कौन कौन से है इसके। इसको मेजर करते हैं लेवल ऑफ निपल यूजिंग ए टेप मेजर। सबसे पहले तो नापने के लिए इसको टेप मेजर करते हैं। ठीक है, टेप से ही नापा जाता है, जो इंच टेप होती है उस टेप से मेजर किया जाता है। और लेवल ऑफ निपल के लेवल पे इसको नापा जाता है। सर्कमफेरेंस नापना है बल्कि निपल के लेवल पे, जो अपनी चेस्ट होती है, चेस्ट के ऊपर जो निपल्स होती है, इस निपल्स के लेवल पे चेस्ट को नापा जाता है। इस तरीके से चेस्ट को यहाँ पे नापा जाता है, तो निपल के लेवल पे नापा जाता है और यहाँ पे टेप मेजर किया जाता है इसके साथ। क्लियर है? नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस अपन 8 बर्थ पे बात करेंगे सबसे पहले, तो कितनी होती है? 30.5 से लेकर 33 सेंटीमीटर। एक एक सेंटीमीटर बहुत सारे बुके हैं जिनमें वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है।
वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है, कहीं पे 31 मिल जाएगा, कहीं 32 लिख जाएगा, ओके ना। तो 30.5 ये थोड़ा एग्जैक्ट है, वैसे हमने स्टैंडर्ड की बुक का जो डाटा है वहां से लिया है, तो 30.5 ही होता है इसका, ठीक है। तो 33 सेंटीमीटर तक इसका चेस्ट सर्कमफेरेंस हो सकता है। अब ये दो डिवाइडेशन क्यों है कि 8 बर्थ सबका सेम क्यों नहीं होता? देखो बॉडी की जो सभी चीजें होती है, कोई बच्चा 2 किलो का जन्म रहा है, कोई बच्चा 4 केजी का जन्म रहा है, तो क्या 2 किलो का और 4 किलो के बच्चे की चेस्ट सेम होगी क्या? नहीं होगी। अपनी बॉडी का जितना ग्रोथ की जितना वेट है, जितनी हाइट, जिसकी लेंथ है, जितने उसके अदर डायमीटर्स है, उसी के अकॉर्डिंग सभी चीजें दिखाई देगी, इसीलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाई देता है। क्लियर है? यूजुअली 2 सेमी लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो याद रखने वाली और हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाती है, वो जिनमें से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात होती है कि 8 बर्थ अपन बात करते हैं तो ये हेड सर्कमफेरेंस से 2 सेंटीमीटर लेस होती है, ठीक है। बहुत सारी जगह आपको 3 सेंटीमीटर भी होता है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लिखा होता है, बल्कि 2 से 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो हेड सर्कमफेरेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होती है। क्लियर है? अब यदि एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 बर्थ हेड सर्कमफेरेंस बड़ी होती है, चेस्ट सर्कमफेरेंस बड़ी होती है, क्लियर है, तो वहां पे हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होती है। जब बच्चा जन्मता है तो उसका सर है वो चेस्ट से बड़ा होता है। क्लियर है? 1 साल की एज पे हेड और चेस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं, और जब 1 साल से ऊपर एज का बच्चा हो जाता है, यानी धीरे धीरे जब उसकी एज बढ़ती जाती है, जब चेस्ट सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस की तुलना में बड़ी हो जाती है। क्लियर है? यानी चेस्ट बड़ी हो जाएगी। जब बच्चा जन्मता है तो हेड बड़ा है, और 1 साल की एज पे दोनों बराबर है, और 1 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब चेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ जाएगा कंपैरिजन टू हेड सर्कमफेरेंस। क्लियर है? ये याद रखने वाला पॉइंट है। लेस देन 3 सेमी इंडिकेट प्रीमेच्योरिटी। अब देखो यहां पे नॉर्मल क्या है, 30.5 से लेकर 33 सेंटीमीटर इसका नॉर्मल है, क्या है, चेस्ट सर्कमफेरेंस। यदि ये लेस देन 30 हो जाए, यदि 30 सेंटीमीटर से कम चेस्ट सर्कमफेरेंस वहां दिखाई देती है, तो वो किसको इंडिकेट करती है? प्रीमेच्योरिटी को इंडिकेट करती है कि बच्चे का कंप्लीट विकास नहीं हुआ है, बच्चा मेच्योर नहीं हुआ है, उससे पहले ही जन्म गया है, यानी वो प्रीमेच्योर है। तो अंडरवेट होगा प्रीमेच्योर, और अंडरवेट होगा तो उसकी चेस्ट सर्कमफेरेंस भी कम देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं 8 बर्थ के ऊपर बात करते हैं, तो 2+ सीसी यानी चेस्ट सर्कमफेरेंस, यानी हेड सर्कमफेरेंस के बराबर चेस्ट सर्कमफेरेंस को करना है तो उसमें +2 करना पड़ेगा, तब वो हेड सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगी। ओके, फिर अपन 1 ईयर की एज पे बात करेंगे तो चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस बिल्कुल बराबर हो जाती है। अपन 1 साल की एज के बाद बात करते हैं तो चेस्ट सर्कमफेरेंस मोर देन द हेड सर्कमफेरेंस। यहां पे जमाना बदल गया है, यहां पे जस्ट उल्टा हो गया है, जो पीछे था वो आगे चला गया है, जो आगे था वो पीछे चला गया है। क्लियर है? तो आप इस जो 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों को जरूर अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 बर्थ कितनी हेड सर्कमफेरेंस होती है, कितनी चेस्ट सर्कमफेरेंस होती है, ये तो पूछा ही जाता है, बल्कि एडवांसली ये पूछा जाता है कि जो हेड सर्कमफेरेंस होती है वो ज्यादा होती है चेस्ट सर्कमफेरेंस, तो हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होती है। सिर बड़ा, याद रखना, सिर बड़ा। 8 बर्थ क्या होता है? सिर बड़ा होता है बच्चे का, सिर बड़ा होता है, 1 साल में दोनों बराबर हो जाती है, और 1 साल के बाद क्या रहता है? चेस्ट बड़ी होती है। इसको याद रखने का एक ही फॉर्मूला हो सकता है, जब बच्चा जन्मता है क्या उसके दिमाग होता है? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है? नहीं होती है। तो अपन क्या बोलते हैं, जो इंसान इजीली किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उसको क्या बोलते हैं? इसका सिर तो बहुत बड़ा है, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, यानी इसका दिमाग वो बहुत मोटा है। ओके, तो बच्चे को भी उस टाइम कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उसका दिमाग है वो मोटा होता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब वो क्या रहता है? इक्वली आ जाता है, थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, तो उस टाइम बराबर होते हैं। और जब 1 साल से बड़ा होता है तो क्या बोलता है वो? छाती दिखाने लगता है अपनी। क्या है ये? हेड की तुलना के अंदर चेस्ट, उसकी छाती बढ़ जाती है, चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्टली। क्लियर है? यहां पे बात करते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस। मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो अपने को MUSC निकालने में आता है, निकालने में काम आता है, यानी माल न्यूट्रिशन को मेजर करने के लिए होता है।
एक तरीके से। मिड आर्म नाम से पता चल रहा है, मिड यानी बीच में, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। अपर आर्म कहाँ है, ये रही, इस अपर आर्म के मिड में, क्लियर है, ये क्या है, ये अपना हेड है, ये क्या है, ये अपर आर्म है, इसके मिड में, इसके मिड के अंदर इसकी सर्कमफेरेंस देखते हैं। इससे क्या पता चलता है, ये सर्कमफेरेंस बॉडी की ग्रोसली वेट, लेंथ और उसके न्यूट्रिशन, उसके पोषण से रिलेटेड होगा। यदि कोई बच्चा कमजोर होगा या कम वेट का होगा, तो 2 किलो का वजन का बच्चा होगा, तो उसकी जो मिड आर्म सर्कमफेरेंस है, उसकी जिसको अपन बॉडी बोलते हैं, बॉडी, ये जो इसका मिड आर्म सर्कमफेरेंस है, वो क्या ज्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो कम मिलेगी, यानी वो अंडरवेट है। तो उसकी यदि वेट ज्यादा है नॉर्मल के कंपैरिजन में, तो वो नॉर्मल से भी ज्यादा होगी। यानी एक तरीके से ये न्यूट्रिशन को मेजर करने के काम आता है, यानी न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के काम आता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस को इससे अपन चेक कर सकते हैं, किससे, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जिसको अपन शॉर्ट के अंदर एमयूएससी भी बोलते हैं, क्लियर है। यानी एम यानी मिड, यू यानी अपर, ए से आर्म, सी से सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, क्लियर है, याद रहे। एट बर्थ नॉर्मल कितना होता है, 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर रहता है, क्लियर है। इसका पर्पस की अपन बात करते हैं, डू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न का न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के काम आता है। इसको नापने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है साकेट टेप, दूसरा होता है बेंगल्स टेस्ट, जो मैं आपको डिटेल से क्लास नंबर 3 या 4 थी, जिसके अंदर आपको अच्छे से बता चुका हूं कि उस साकेट टेप को बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस किया था, और बेंगल टेस्ट को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। बेंगल क्यों बोला गया, बेंगल जिसको चूड़ी के समान होता है, बेंगल होता है। बेंगल किसको बोलते हैं, जिसको कड़ा होता है, जिसको चूड़ी होती है, बेंगल्स जो लेडीज पहनती है, उस बेंगल के समान एक स्ट्रक्चर होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हाथ में ऐसा डाल दिया जाता है, वो जिस साइज तक जाता है, ठीक है, जिस साइज तक जाता है, यदि वो उसको कंप्लीट आर्म को क्रॉस कर गया तो वो अंडरवेट है, यदि वो कंप्लीट आर्म को क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वो नॉर्मल वेट है, क्लियर। उसी से अपन मापते हैं। या फिर एक होता है साकेट टेप। साकेट टेप होता है, उसमें 3 तरह की कलर कोडिंग होती है, एक रेड कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, एक येलो कलर होता है। इस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसका पैमाना दिया होता है, इससे अपन माप सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग यदि 12.5 से कम हो रहा है तो उसको अपन अंडरवेट मानते हैं, या फिर जिसको अपन मालन्यूट्रिशन बोल सकते हैं। जो 13.5 से अबव होता है उसको अपन गुड की क्वालिटी में बात करते हैं। तो इस तरीके से मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को अपन मेजर करते हैं, क्लियर है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये अपने नॉर्मल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड था, यानी बच्चे की जितनी भी ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को अपन ने यहाँ पे मेजर किया है, कि कंप्लीटली जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को अपन ने यहाँ पे मापा है, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि नॉर्मल बच्चे का डेवलपमेंट, कि एक नॉर्मल जो बच्चा होता है उसका किस एज में किस तरीके का क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी क्लास बनने वाली है, क्लियर। उसके बाद अपन अबनॉर्मल की बात करेंगे, बच्चे के स्टेटस की बात करेंगे, इसी तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे। अपनी जो पीडिया है कंप्लीट, अपनी जो पीडिया है वो कंप्लीटली पीडिया है वो 100 आवर्स की क्लास में कंप्लीट होगी, यानी 100 घंटे की क्लास में कंप्लीट पीडिया कवर हो जाएगी, क्लियर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।